है वो देख के ही पता लग जाता है। रही बात की फसल कटाई के बाद खेत में आग लगाना बंद है, अभी तो राज्य सरकार का भी नियम है, ड्रोन नहीं से है। निगरानी होती है, जुर्माना करती है। तो उसका नुकसान पर्यावरण के साथ साथ एक ये है कि जब खेत में आग लगाते हैं तो उसकी गर्मी से जो हमारी मिट्टी की ऊपरी सतह में जो लाभदायक सूक्ष्म जीवी है वो मर जाते हैं। तो वो उससे हमारी मिट्टी की जो संरचना है वो खत्म हो जाती है, वो खराब हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि खेत में आग लगाने का मतलब है कि नोटों की गड्डी को आग लगाएं। तो हम अपने नोटों को नहीं चलाते हैं, इसलिए हम खेत में जो हमारे फसल के अवशिष्ट है उनको ना जलाएं। और थोड़ा सा उसमें क्या है, जैसे खैंचा है उसको हमने प्रेशर से उसको जुताई करके उसी में हमने डाल दिया खेत में। तो जब हम उसमें बीजामृत घन जीवामृत डालेंगे तो वो जीवामृत या घन जीवामृत उस अवशिष्ट पे उस फसल के जो स्टबल है उस पर एक्ट करते हुए लोग मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का कॉम्पोनेंट बढ़ाएंगे, फॉस्फोरस बढ़ाएंगे, नाइट्रोजन बढ़ाएंगे। तो नेचुरली आपको है बाहर से रसायन उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा यह है कि प्राकृतिक खेती में हम पानी बिल्कुल ज़रूरत के हिसाब से देते हैं। ऐसा नहीं कि हमने नियम बना लिया कि दिन के 4 दिन में पानी देना है, 5 दिन में पानी देना है। जब मिट्टी ऊपर से 1 से 1.5 इंच सूख जाए या फसल हल्की से मुरझाने लगे, हल्की से उसमें बिल्डिंग आ जाए, तो हमें उसमें जो है पानी देना है। और बड़े-बड़े किले के क्यारे ना बना के छोटे-छोटे क्यारे बनाएँ। ज़्यादा पानी होने से सबको मालूम है कि नुकसान ये होता है कि रूट रॉट हो जाता है, जो जड़ें हैं वो सांस नहीं ले पाती हैं, रूट्स की डेथ हो जाती है। तो उसमें क्या है कि पानी हमें उतना ही देना है जितनी उसकी आवश्यकता है, तो बस मिट्टी छूने में धीरे लगे। और दूसरा ये है कि पानी का सही इस्तेमाल करने के लिए रेज़ बेड पे खेती करना बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे कि पश्चिमी हरियाणा की ज़मीन है रेती की, उसमें बेड कामयाब नहीं रह रही है। तो हमें इसका हमें इतना लचीलापन है कि हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसमें थोड़ी-सी मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं। लेकिन उसका बेसिक जो है मूल रूप नहीं है, बाकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो केंचुए वाली मिट्टी है वो देखिए वो खुरदुरी होती है, उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है, पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जब मिट्टी खुरदुरी होती है तो पौधे की जड़ें, फसल की जड़ें जो है सांस ले पाती है और उनमें बाकी पोषक तत्व अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं। ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये देखिए इसमें कई तरह के सूक्ष्म जीवाणु आप देख पा रहे हैं। तो ये लाभदायक है, क्योंकि रासायनिक खेती अगर हम यूज़ करके किसी भी फील्ड में, तो इसमें ये सब उपलब्ध नहीं होता। बाकी आपके पास सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको जो स्कीम होती है उसमें जो आपको रासायनिक पदार्थों की जाँच से पता लग ही जाता है कि आपकी मिट्टी में कितने पोषक तत्वों की कमी है। और जबकि अगर हम एक ऐसी मिट्टी जिसमें कि हम केंचुए वाली खाद डाल रहे हैं, अगर हम उसका सैंपल भेजें और सॉइल हेल्थ कार्ड से उसकी जाँच करें, तो आप देखेंगे कि दोनों के संरचना में एक ऐसी मिट्टी जिसमें सिर्फ रासायनिक खाद यूज़ होती थी और एक ऐसी मिट्टी जिसमें प्राकृतिक खाद यूज़ होती थी, दोनों की संरचना में बहुत बहुत परिवर्तन होता है। तो प्राकृतिक खेती में ये है कि जब हम पराली नहीं डालेंगे और पराली को नहीं जलाएंगे और ज़रूरत के हिसाब से पानी देंगे और रासायनिक खाद बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हमारी खेत की जानवरों का मरना बंद हो जाएगा। अब उसके बाद आपको वापस से सजीव बनाना है, यानी खेतों में मिट्टी निर्जीव होती है, इसको वापस से सजीव बनाने के लिए उसमें जो मैं जो आपको दही और जामन वाली बात बता रहा था कि आपको इसमें वापस से जामन डालना है। तो इसमें जीवामृत आपको डालना है। जीवामृत कैसे बनाते हैं आगे वाले उसको देखिए। और ये जो जीवामृत है, घन जीवामृत है, ये काम करेंगे फसलों के अवशेष पे, गोबर की खाद पे। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आपके लिए जीवामृत, घन जीवामृत ज़रूरी है, आपके लिए गोबर की खाद और फसलों के अवशेष ये बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी प्राकृतिक खेती जो है कामयाब हो पाएगी। फसल अवशेष हमें जलाने नहीं हैं, जुताई करके वापस मिट्टी में मिला दें और इसको कंपोस्ट बना सकते हैं, इसको मल्चिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट ये है कि जलाना इसको नहीं है। इससे पहले भी डिस्कस किया कि अगर हमारा ये ढका रहता है, आच्छादन होता रहता है मिट्टी का, तो इससे वाष्पीकरण कम होता है और जो पानी के पोषक तत्व हैं वो पानी जो है वाष्पीकृत होकर हवा में नहीं जाता है और रन ऑफ नहीं होता है। तेज आंधी में मिट्टी की बचती है, खरपतवार को भी रोकती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर हमारी मिट्टी ढकी हुई है फसल के आच्छादन से, तो इसमें जो लाभदायक कीटाणु हैं, जो लाभदायक जीवाणु हैं, केंचुए हैं, उनके लिए उचित तापमान रहता है और गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसमें जीवाणु जो है जीवित रहते हैं।
और इसीलिए जो है आच्छादन के फायदे रहते हैं। ये हम आगे भी देखेंगे कि गोबर की खाद और पशु मूत्र हमें यूज़ करना है। मिश्रित हरी खाद इसमें ढैंचा खास करके बहुत इम्पोर्टेंट है। भूमि हमारी कभी भी नंगी ना रहे अगर प्राकृतिक खेती यूज़ करना चाहते हैं। फसल विविधीकरण बहुत ज़रूरी है। मिश्रित खेती मतलब दलहन और अनाज वाली फसलें एक साथ में उगाई जाए। और ज़्यादा कीमत के लालच में बेमौसमी से मेरे 2-3 स्लाइड जो है आगे जो स्पीकर है डॉक्टर सुशीला वो भी इस बारे में बताएँगे। लेकिन बस एक आपको परिचय देने के लिए बीजामृत जो है जब हम बीज को बो रहे हैं, तो बीज को ऐसी चीज़ जो बीजों के लिए अमृत के समान हो उसको बीजामृत कह रहे हैं यहाँ पे। तो बीजों को बीजामृत में डुबो के उनको सुखा के फिर अगर हम उनका रोपण करें, तो उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनकी जड़ें अच्छे से बढ़ती हैं, पेड़-पौधे बीमारियों से बचे रहते हैं और अच्छी प्रकार से वो पेड़-पौधे पनपते हैं। तो बीजापुर के लिए हम देसी गाय का गोबर, गोमूत्र, चूना या गली, पानी और खेत की भी ऐसी मिट्टी जिसमें कि रासायनिक पदार्थों का यूज़ नहीं किया गया हो। पीपल या पेड़ के नीचे की मिट्टी इन सबको यूज़ करके प्लास्टिक के टब में हम मिक्स करें और करीबन जो है 4 से 5 दिन रखने के बाद में ये अच्छे से फर्मेंट हो जाती है और उसको हमें जो हम बीज बो रहे हैं उसको उसमें भिगो के यूज़ करना है। इसी प्रक्रिया में अगला है तरल जीवामृत। अगर मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कोई भी पुराना गुड़ अगर आपका खराब हो गया है गुड़, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। गुड़ नहीं है तो आप 4 लीटर गन्ने का रस या तो कुछ भी ले सकते हैं, मतलब उसमें शर्करा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। 1 किलो दलहन का आटा, कोई भी मूंग, उड़द, अरहर, चना, कोई भी ऐसा आटा ले सकते हैं। और सजीव मिट्टी, यहाँ पे खासतौर से लिखा है कि बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, क्योंकि हम इसमें कभी भी फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डालते हैं, तो इसमें जीवाणुओं की मात्रा रहती है। तो ये मिट्टी डालने से क्या होगा कि इनके जो जीवाणु है, लाभदायक जीवाणु है, और जो गोबर और गोमूत्र में जीवाणु है वो गुड़ और दाल के आटे में लोड करके उससे पौष्टिकता लेके उनकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी और इनको 200 लीटर पानी में 5 से 6 दिन में फर्मेंट हो जाते हैं और ये तरल जीवामृत बनता है। इसका ये एक बहुत अच्छा मतलब आपके लिए प्राकृतिक खाद है। इसको आप अपना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं और पानी के टैंक में इसको डाइल्यूट करके इसको फिर उससे पतला करके हम जैसे 200 लीटर आपका अगर जीवामृत बनता है तो ये आपके 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त है। मतलब इसको आप अपना पानी की टंकी से मिक्स करके उसको फिर आप ड्रिप इरिगेशन की लाइन से या जो आपका जो भी पाइप्स वगैरह उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही घन जीवामृत वो तो तरल था, लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड में है। इसमें हम 100 किलो गाय का गोबर यूज़ करते हैं और ये इनके यूट्यूब से बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं और आप आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। इसमें देसी गाय का गोबर यूज़ करना है, गोमूत्र यूज़ करना है, गुड़, दाल का आटा और सजीव मिट्टी। बेसिकली वही चीज़ है जो हमने पिछले उसमें देखा था, लेकिन इसमें गाय का गोबर ज़्यादा इस्तेमाल है। और फिर भुरभुरा होता है, सूखा होता है, इसको 6 महीने तक रख सकते हैं। और किसी भी फसल की बुआई के समय मतलब कि चाहे आप दलहन उगा रहे हैं, तिलहन उगा रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, किसी भी उसके लिए बहुत लाभदायक है। 100 किलोग्राम जैविक खाद को और 20 किलोग्राम घन जीवामृत को बीज के साथ बोए बहुत अच्छे, क्योंकि जो घन जीवामृत है इसमें लाखों करोड़ों की तादाद में आपके लाभदायक जीवाणु है और हर किसी फसल के लिए टमाटर, बैंगन, प्याज, भिंडी, कटहल सभी के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इस तरह से ही नीमास्त्र है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि प्राकृतिक कीटों से लड़ने के लिए हमें हमारे हथियार भी प्राकृतिक होंगे। तो नीम का जो कड़वापन है और जो नीम के जो औषधीय गुण है वो हमारी बड़ी मदद करते हैं प्राकृतिक कीटों पे कीट और उल्लियों से बचाने के लिए। तो इसके लिए नीम या नीम की पत्तियाँ या निबोली टहनी, नीम का तेल भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। 5 किलो नीम को नीम निबोली, 5 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गाय का गोबर, इन सब चीज़ों को मिक्स करके 48 घंटे में ये तैयार हो जाता है। और बैक पंप कीट के पीछे लटकाने वाले स्प्रे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं या हम इसको हैंड स्प्रेयर से यूज़ कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में मिलाकर हम इसको कीटनाशक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि सिर्फ हानिकारक कीटों को मारता है, लाभदायक कीटों के लिए हानि नहीं पहुँचाता। इसी के साथ हमने देखा था एक और दशपर्णी अर्क, इसमें जो हम फर्स्ट फोटो में देखा था कि देखिए प्राकृतिक खेती में गोमूत्र और गोबर की तो बहुत इम्पोर्टेंस है। तो चाहे वो प्राकृतिक कीटनाशक हो या प्राकृतिक खाद हो, सब जगह वो यूज़ होता है। लेकिन दशपर्णी अर्क में हल्दी, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की चटनी, ये सब
इसका यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, मैं आपसे लिंक भी शेयर करूँगी कि आधा किलो मात्रा में अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट लेना है और 200 लीटर पानी में गौमूत्र, गोबर के साथ में इसको डालना है, हल्दी डालना है और एक छोटी पत्ती ग्रीन की डालनी है। इन सब चीज़ों के अलावा इसमें से कोई भी, ये जो 15 पत्तियाँ, 15 पेड़ों की पत्तियाँ दिख रही हैं आपको, इनमें से कोई भी 10 पेड़ों की पत्तियाँ लगभग 2 किलो के आसपास आप ले सकते हैं और इन दोनों को मिक्स करके जो आपका बनेगा वो दशपर्णी अर्क होगा और जो पदार्थ बनेगा उसको आपने फिर से पानी में घोलना है। मतलब कि इस पूरे कंपोजिशन का आप एक 20 लीटर की कैन में आप आधा लीटर भी अगर दशपर्णी अर्क डालते हैं तो वो आपके लिए बहुत पावरफुल नेचुरल पेस्टिसाइड बनता है, प्राकृतिक कीटनाशक बनता है। और केंचुओं का खेती में उपयोग ये है कि मिट्टी को खुरदुरे बनाते हैं प्राकृतिक खेती के लिए। फिर से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मिट्टी में करोड़ों छेद करके भूमि के नीचे के पोषक तत्वों को जो है मिट्टी को खुरदुरी बनाते हैं और जो मिट्टी में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है उनको पौधों तक ले जाने में मदद करते हैं, मिट्टी को मुलायम रखते हैं, क्योंकि पेड़ जो है सांस ले पाती है, मिट्टी में मॉइस्चर बनी रहती है। तो ये केंचुओं की इंपॉर्टेंस है। जब हम रासायनिक खाद यूज़ करते हैं, जहरीले कीटनाशक यूज़ करते हैं, तो उससे क्या है कि केंचुए धीरे-धीरे समाप्त हो जाते हैं खेत से। ये कुछ चैनल है, मतलब आप में अगर एक बार अवेयरनेस आ जाती है, आप सभी अवेयर प्राकृतिक खेती को लेकर अवेयर आप होंगे ही, आप कहीं ना कहीं यूज़ करते होंगे, आपने देखा भी होगा। लेकिन अभी सभी ग्राम प्रधानों को बुलाने का एक मकसद ये भी है कि आप अपने गाँव के ओपिनियन लीडर हैं, आप अपने गाँव के लिए आदर्श अनुरूपक आपको देखते हैं और आप जो चीज़ करते हैं वही चीज़ वो करेंगे। तो अगर आप अपने खेत के छोटे से हिस्से में आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत करते हैं तो आप अपने क्षेत्र में इतना प्रभाव रखते हैं कि आपको देख के कम से कम 10 सदस्य और जो है प्रभावित होते हैं और वो भी एक रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं। तो एक बार आप में ये आ जाता है कि हाँ भाई मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो उसके बाद संसाधनों की कोई कमी नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, नेचुरल फार्मिंग पे आप के लिए कृषि विज्ञान केंद्र हो, चाहे आपके पास यूट्यूब चैनल्स हो, चाहे आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हो, अमेठी के इंस्टीट्यूट्स हो, सब जगह आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ये बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि खास करके इसमें जो फर्स्ट चैनल है आपका ये नेचुरल फार्मिंग मेड इजी, ये एक मध्य प्रदेश के विदिशा से एक पालेकर साहब है जो बहुत लंबे समय से बहुत ही ज्ञानवर्धक इसमें वीडियो डालते हैं। और आप अपने खाली समय में मैं फर्स्ट चैनल में ज़रूर कमेंट करूँगा कि ये जानकारी का जो है भंडार है और बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले वो वीडियो डालते हैं और उसमें फ़ायदा आपको साफ साफ दिखाई देता है। इसी तरह से ये टेक्निकल फार्मिंग, इसमें तो खैर खेती से संबंधित मिश्रित वीडियोज़ हैं, इसमें प्राकृतिक खेती के भी काफ़ी है और फार्मिंग इंजीनियर्स अगेन फिर से कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो। अच्छा, एक ये प्लांटिक्स ऐप है, ये काफ़ी देशों में हालांकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ऐप है। इसमें यह है कि आप अपनी पौधों में कोई भी बीमारी लग रही है तो उसकी फ़ोटो खींचकर अपलोड अगर आप ऊपर करते हैं तो आपको उसमें जो कृषि विशेषज्ञ हैं वो आपको बता देते हैं कि आपके पौधों में कौन सा रोग लगा हुआ है और इसका क्या उपचार है। हालांकि अभी इसमें नेचुरल फार्मिंग को खेती को लेकर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, मगर पौधों के रोग के बारे में आपको बताने के लिए इसमें जानकारी मिल जाती है कि सिंपल सा है, आपने अपने फसल की फ़ोटो खींचनी है, अपलोड करनी है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी फसल में क्या बीमारी है। और हालांकि उसके बाद वो कुछ रासायनिक खेती के सॉल्यूशंस देते हैं कि आप ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बार बीमारी पता लग जाती है तो आप इस बीमारी के अनुरूप उसका प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कीटनाशक अपने विवेक के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और इसके बाद हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों तक कुछ अपनी प्राकृतिक खेती पर जानकारी पहुँचा पाया। महेंद्रगढ़ से मेरे साथी सर, केवी के महेंद्रगढ़ से हरपाल जी सुन पा रहे हैं? हेलो।
हेलो। हमेटी जी कृपया पुष्टि करें, क्या वो आवाज़ मेरी सुन पा रहे हैं सर? सर बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज़। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, जी सर। इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ किसानों को भी अपने साथ में बुलाया है, जो कि काफ़ी वर्षों से तकनीकी खेती कर रहे हैं। और उसके साथ में ही हमारे जो है दूसरे स्पीकर हैं आज के, डॉक्टर सुशीला चहल, वो भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। तो मैं देखता हूँ कि सुशीला जी से मैं एक सेकेंड कॉन्टेक्ट करता हूँ। तो सुनीला, क्या आप जो है सुन पा रहे हैं? डॉक्टर रस्तोगी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ डॉक्टर सुनीला, आप लाइन पे हैं? डॉक्टर सुनीला, हाँ जी सर। डॉक्टर रस्तोगी, डॉक्टर सुनीला जुड़ चुके हैं। कृपया जो आप आगे कार्यक्रम को जो है आगे जारी रखें। जी सर। साथियों, अभी हमारे साथ में डॉक्टर सुनीला जुड़ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा इंटरफेयर करूंगा। डॉक्टर रस्तोगी, आपने जैसे पूरी जानकारी दी, और हमारे डायरेक्टर हमेटी डॉक्टर करमचंद जी इस टाइम पे जो हैं एजेंट हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक बार जो डॉक्टर साहब को सबसे इंटरेक्ट करना, डॉक्टर साहब जो है क्लोजिंग के टाइम आपके साथ जुड़ेंगे, तो डॉक्टर सुनीला जो है अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर। जी, इससे पहले सुनीला मैम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करें, तो वो हमें अभी बायोस्टिमुलेंट्स और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और क्रॉप साइकिल्स के बारे में बताएंगे। बट मैं मैम के बारे में थोड़ा सा आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा। वो टीबी ऑर्गेनिक फॉर्म पहलगढ़ भिवानी के साथ में काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, और वो हॉर्टिकल्चर में जो है डॉक्टरेट है। उन्होंने नवसारी गुजरात से अपनी शिक्षा, हिसार और नवसारी गुजरात से अपनी शिक्षा पूरी की है। उसके साथ में ही वो बहुत वर्षों का कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर था, और उसके बाद में उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कुछ साल काम किया है। और बहुत वर्षों से बहुत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो जुड़ी हुई है प्राकृतिक खेती को लेके, और ऑर्गेनिक खेती को लेके इनके अपने ये खुद जो है ड्रैगन फ्लोरा फॉर्म्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की फाउंडर एंड सीईओ है। तो एक बहुत ही आज हमारे साथ में नॉलेज रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं माइक जो है मैम को ट्रांसफर करता हूँ। मैम प्लीज़ आप अपने जानकारी से और अपने अनुभव हमारे साथ में साझा कीजिए प्राकृतिक खेती को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमन। आप सभी को बहुत नमस्कार, और मैं धन्यवाद देती हूँ हमेटी जींद को, मैनेज हैदराबाद, और डॉक्टर अमन को, जिन्होंने मुझे आप सभी से कनेक्ट होने का आज मौका दिया। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो सुन रही थी, डॉक्टर अमन ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सरल सहज तरीके से आप लोगों को बेसिक्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो है वो आपको एक्सप्लेन किए। इन्हीं चीज़ों के कुछ और जो थोड़े से पॉइंट्स है, उसी में थोड़ा आगे बढ़ते हुए फसल विविधीकरण जो है, बायोस्टिमुलेंट्स है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, थोड़ा सा उन पॉइंट्स को हम अभी आगे की प्रेजेंटेशन में टच करेंगे। ये आप सभी लोग अब मेरी स्क्रीन शायद देख पा रहे हैं। डॉक्टर अमन, आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी मैम, इट इज विजिबल। ओके।
सबसे पहले तो एक बार फिर से आप सभी का आज के प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक जो अब बचा हुआ टॉपिक हम कवर करेंगे वो प्राकृतिक खेती में फसल विविधीकरण, फल उगाने के क्रम जिसे हम क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं, और जैव उत्तेजक बायोस्टिमुलेंट्स, इन पर हम थोड़ा सा ज़्यादा और चर्चा करेंगे। जैसा कि सर ने आपको बताया, हम लोग एक फाउंडेशन भी चलाते हैं, दैविक भूमि फाउंडेशन, जो कि नेचुरल फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती आप कहिए, इन सभी प्रकार की किसानों को जो है मुफ्त में ट्रेनिंग उपलब्ध करवाती है। दादरी भिवानी रोड पर गांव पहलादगढ़ में ये फार्म उपस्थित है। तो कोई भी किसान भाई या किसानों के ग्रुप हो या कोई इंडिविजुअल हो जो इन सभी प्रोडक्ट्स को प्रैक्टिकली बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो हमारे फार्म पर सभी का स्वागत है। आप लोग आके ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। प्राकृतिक खेती क्या है, किस तरीके से की जाए, अभी डॉक्टर अमन ने हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, तो इन स्लाइड्स को हम स्किप करेंगे। लेकिन बिल्कुल नटशेल में अभी तक जो बातें हमको समझ में आई उन सभी से ये है कि सहज रूप से प्रकृति से जुड़ के प्राकृतिक तरीके से, बिना कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किए कुदरत के प्रोसीजर्स में जो भी हम खेती करते हैं उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर को देख रहे हैं कि यहाँ पर बैल से हल चलाता हुआ एक किसान, ये सीन बड़ा ही कॉमन हुआ करता था। भारत की जो पारंपरिक खेती होती थी वो इसी प्रकार की। आप देख सकते हैं ये तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है। ये जो बैल चल रहे हैं, ये इनके पैरों से जो ज़मीन है वो इतनी ज़्यादा कड़क, आप सोचते हैं ट्रैक्टर कितना भारी होता है और जो उसके टायर बार बार चलते हैं अभी, तो बहुत सारे साइंटिस्ट उसके ऊपर फिर रिसर्च करने लगे हैं। फिर जीरो टिलिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, मतलब घूम करके जहाँ हम गलत दिशा में चले गए थे फिर दोबारा लोगों को एहसास हो रहा है कि अंधाधुंध आधुनिकीकरण के पीछे जा करके हमने प्रकृति को बहुत नुकसान कर दिया था। तो जब ये बैल हमारे खेतों में चलते हैं तो इनके पाँव से हमारी धरती जो है इतनी ज़्यादा वो हार्ड नहीं होती है जितनी ट्रैक्टर के टायर नुकसान करते हैं। चलते हुए वहीं पर ये मूत्र करते हैं, वहीं पर गोबर होता है, उससे और नेचुरल खाद लगती है। और हल वगैरह से जितनी गहरी जुताई हुआ करती थी, जो हमारी वीड्स होती थी, जो जड़ से निकलती थी, ऐसे बहुत सारे फायदे थे जो कि हम ट्रैक्टर के उपयोग से जिनसे हम वंचित रह जाते हैं। इसके मूल मंत्र जो है डॉक्टर अमन आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं। अब इस तस्वीर को अगर हम देखें तो हम इसके अंदर में 2-3 चीज़ें जिन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे सर ने आपको उसके बेसिक्स बताए, सर ने आपको बहुत सारे जीवामृत और बीजामृत कैसे बनाना है वो भी बताया। तो अब इसमें जो बची हुई चीज़ें हैं कि विविध फसलों और पेड़, यानी कि एक ही ज़मीन के टुकड़े पर आप बहुत तरीके, आपको इंटरप्ट कर रहे हैं लेकिन स्लाइड शो नहीं हो रही। मैम स्लाइड्स शो नहीं हो रही है, शो नहीं हो रही है कि स्लाइड्स में कुछ दिख नहीं रहा है। आप एक बार प्रेजेंट करो स्क्रीन पर। तो है, मैं फिर से शेयर करूं? हाँ जी, आप शेयर कीजिए कुछ। अब आए हैं सर ये? हाँ, अब आप इसको बड़ा प्रेजेंट करो। मैम इसको हाँ इस मोड में रखिए। जी जी है सर विजिबल अभी? हाँ, आप दिख रहे हैं जी। तो अभी ये बड़ा थोड़ा सा सर, ये फुल स्क्रीन है मेरी तरफ से। फुल तो नहीं, आपका स्लाइड शो प्रेजेंटर मोड में रखा है। आप अभी ये लास्ट वाला स्लाइड शो वाला बटन प्रेस कीजिए तो F5 सर, मेरी तरफ से सर स्लाइड शो ही है। मेरे स्क्रीन में फुल सिर्फ ये स्लाइड मुझे दिख रही है। अच्छा, नहीं आपका एक्चुअली व्यू जो आ रहा है हमें वो वैसा आ रहा है नॉर्मल जब ड्राफ्ट करते हैं। अब सर नेक्स्ट स्लाइड हुई यहाँ पे? नहीं, स्लाइड चेंज नहीं हो रही। अच्छा, तो इसको तो क्या किया जा सकता है सर? मैं आपको मोबाइल से शेयर कर सकती हूँ। आप यार मेरे को मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर देना, यहाँ से उसको चला देता हूँ, आप वहाँ से एक्सप्लेन कर दें। हाँ, मैं आपको ये जो है लेट मी ट्राई की व्हाट्सएप पे भेज दीजिए क्योंकि ये स्लाइड का प्रॉब्लम था अमन सर, जब आप प्रेजेंट कर रहे थे ना, आपके पीछे सिर्फ एक मास्टर स्लाइड था। योर स्लाइड्स वर आल्सो नॉट विजिबल। अच्छा, हो सकता है टेक्निकल स्लाइड हो, अभी कैन जस्ट ट्राई इफ यू कैन। क्योंकि मेरी तरफ से ना अभी ये फुल स्लाइड शो है। आपने भेजा मुझे? नहीं, मैं ये बड़ी फाइल है ना, इट विल टेक सम टाइम।
ये जब तक कवर होता है, विल जस्ट कंटिन्यू आवर टॉक। विविध, ये जो फिलहाल ये वाला जो टॉपिक होगा, हम इसमें क्या करेंगे, विविधीकरण। देखिए हम क्या करते हैं, सालों से हम वही फसल चक्र करते जा रहे हैं। धान के बाद गेहूं के बाद धान, जहाँ पानी थोड़ा कम है वहाँ पे हम बाजरा कर लेते हैं या सरसों कर लेते हैं। साल भर साल, हर साल हम वही फसलें करते हैं। तो बार बार वही फसलें करने से क्या होगा, हर तरीके की फसल की कुछ पर्टिकुलर टाइप के उसको पोषण चाहिए, जो हर साल यदि हम वही फसल चक्र को हम कायम रखेंगे तो जमीन में जो है उन न्यूट्रिएंट तत्वों की कमी हो जाएगी। जैसे कि जो आपकी सरसों है, सरसों की खुराक कुछ और है, उसे कुछ चीज़ें ज़्यादा चाहिए। जैसे सरसों की सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है बाकी क्रॉप्स के कंपैरिजन में। इसमें नाइट्रोजन जो है वो उसको कंपैरेटिवली कम चाहिए। जब आप फॉडर करेंगे, बहुत ज़्यादा चारा उगाएंगे, तो उसको नाइट्रोजन ही ज़्यादा चाहिए होती है, तो भूमि के अंदर वो उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए सरकार भी इस फसल विविधीकरण पर जोर देती है कि जिस जगह पर आपने पिछले साल धान गेहूं या बाजरा और गेहूं किया था, उसमें इस बार आप फसल चक्र बदल दीजिए। उसमें या तो आप कोई दलहन ले लीजिए, उसमें आप मूंग ले लीजिए। हमेशा हम क्रॉप रोटेट हम करते रहें। तो ये जनरली अगर आप केमिकल खेती करते हैं वहाँ पर भी एक मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो है ही, लेकिन जो हम प्राकृतिक खेती करते हैं वहाँ पर ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम सारे के सारे जो इनपुट हैं वो हम ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनके एनपीके की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है और वो पौधे को धीरे धीरे उपलब्ध होते हैं। यदि आप उसके अंदर में हाइब्रिड और बहुत ज़्यादा इस प्रकार की फसलें लेंगे जिनकी खुराक बहुत ज़्यादा हो, तो आपकी जो ज़मीन में, जैसे कई किसान भाई कहते हैं कि हमने ऑर्गेनिक खेती अपनाई या प्राकृतिक खेती अपनाई तो हमारी उपज घट गई। तो उपज इसलिए घटती है कि जितना, जब आप एक बोरी यूरिया नहीं दे रहे हैं, एक बोरी यूरिया के अंदर से जो 47% नाइट्रोजन उसको मिल रही थी, वो आपको किसी दूसरे तरीके से देनी पड़ेगी। उसके लिए प्राकृतिक खेती में सबसे सस्ता जो इनपुट है वो होता है गौमूत्र। आप गौमूत्र जो है वो लगभग एक तरीके से यूरिया ही होता है। जब आप गौमूत्र का उपयोग करते हैं और जब आप उसको गाय के गोबर के साथ मिला के दूसरे बायोस्टिमुलेंट बना देते हैं, तो उनका प्रचुर मात्रा में उपयोग, जैसे जीवामृत है, यदि आप 1 एकड़ की इंटेंसिव खेती कर रहे हैं तो 200 लीटर यानी कि 1 टन जीवामृत हर महीने आपको डालना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल जब हमने किसान भाइयों से बात की है या हम उनके फील्ड पर जाते हैं, हम देखते हैं पूरे फसल चक्र में उन्होंने एक आध बार कभी बनाया है, डाला है, और बस उन्होंने गाय का गोबर डाल दिया और वो सोचते हैं प्राकृतिक खेती हो गई। तो ऐसा नहीं, आप उसके पूरे सिद्धांतों को अच्छी तरीके से समझ करके ये उसे करेंगे और आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी आगे ये जो प्रेजेंटेशन होगी मैं आपको उसमें तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस प्रकार एक ही खेत में आप, पहले बात तो आपको फसल चक्र को तोड़ना है, दूसरी बात आपको सहयोगी फसलें, कंपेनियन क्रॉप्स और मल्टीपल क्रॉपिंग भी आपको नेचुरल फार्मिंग में अपनानी है। यानी कि आपको जमीन का कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहने देना है। जैसे अभी आप लोगों के खेत में नरमा लगी होगी आपके एरिया में, या अब कुछ भाइयों ने खेत खाली छोड़े होंगे जिसमें वो लोग सरसों करने वाले हैं, तो इन फसलों का जो डिस्टेंस होता है काफ़ी दूर दूर होता है। आप 2 नरमा की लाइनों के बीच में या 2 जो सरसों है उनकी यदि आप लाइन में सोइंग करते हैं, उसके बीच की जो जगह बचेगी उसमें आप और जो छोटी हाइट की फसलें हैं आप वो लगा सकते हैं। अब आगे सर्दियाँ आ जाएंगी, सर्दियों में तो बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, आप उसके अंदर में प्याज लगा लीजिए, बीच में आप उसमें धनिया लगाइए, मूली लगाइए। इस प्रकार एक भी इंच यदि आपकी ज़मीन जो है वो खाली नहीं रहेगी तो पहली बात तो वहाँ पे वीड्स नहीं उगेंगे। दूसरी चीज़ है कि वो आपकी मेन क्रॉप से कुछ खास कंपटीशन नहीं कर रही है। आपको एक ही एकड़ में से आपको 2 या 3 जितनी आप फसलें करेंगे उतनी फसलों का आपको उसमें से दाम भी उतना ज़्यादा निकलेगा। आपका प्रति यूनिट में से जो फ़ायदा होना है वो भी आपका ज़्यादा फायदा होगा। एक और फसल, दूसरी बात, यदि जिन किसान भाइयों को नहीं पता है, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं। सरकार ये कहती है यदि आप फसल चक्र नहीं कर रहे हो तो आप कुछ टाइम के लिए उसे फैलो छोड़ दो, आप खेत को खाली छोड़िए, उसके लिए भी आपको एक सहयोग राशि दी जाती है। ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी एक बार डाउनलोड हो जाए तो मैं मोबाइल से आपको शेयर कर देती हूँ, आपको दिखेगा।
सर ये मैंने मुझे इसमें प्रेजेंटेशन का ऑप्शन चाहिए। रेडीमेड वाले जाल दीवार अभी अच्छे से दिखता है, प्लीज कंटिन्यू। साउंड का प्रॉब्लम होगा। अब शायद आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, स्लाइड भी दिख रही है। इट्स बेटर प्लीज कंटिन्यू। फाइन। तो ये कुछ स्लाइड्स हैं जो डॉक्टर अमन कर चुके हैं, तो हम इनको स्किप कर देंगे। हम इसमें बस ये अब ये देखिए कि हमको अल्टीमेटली प्राकृतिक खेती में जो है जैविक पदार्थ जो अपनी ज़मीन में उसको बढ़ाना है। अब जैविक पदार्थ को बढ़ाने का आप इस फोटोग्राफ में देखिए कि क्या क्या तरीके हैं। इनमें से कंपोस्टिंग सर ने आपको अच्छे से समझाई, आपको पशुधन का एकीकरण करना है, आपको देसी बीजों का उपयोग करना है। अब इस प्रेजेंटेशन में हम दो मेन मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो जैव उत्तेजक बायोस्टिमुलेंट्स क्या हैं, उनको किस तरीके से हमें यूज़ करना है। दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग। नेचुरल फार्मिंग के ये दो मेन पॉइंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम ज़्यादा फायदा हम ले सकते हैं। अब ये जैव उत्तेजक जो हैं ये क्या होते हैं? बायोस्टिमुलेंट्स ऐसे कंपोजिशंस होती हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपोजिशंस हैं जो कि डायरेक्टली एज सच कोई बहुत ज़्यादा उनमें कोई न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत हाई या दूसरी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन वो इस तरीके के क्या कहेंगे उन्हें, जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको वो स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, जिनसे पौधे इनडायरेक्ट तरीके से ज़्यादा न्यूट्रिशन ले सके, उसके जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बहुत सारे बायोस्टिमुलेंट ऐसे हैं जो कि इंसेक्ट पेस्ट को रिपेल करते हैं। तो ये जितने भी आपका जीवामृत है, बीजामृत है, पंचगव्य है, ये सभी एक तरीके के बायोस्टिमुलेंट्स हैं। ये लिमिटेड नहीं है, ऐसे और बहुत सारे बायोस्टिमुलेंट होते हैं। नेचुरल फार्मिंग में जो बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, पंचगव्य हो गया, ये मेन बायोस्टिमुलेंट्स होते हैं जिनको बना करके हम यूज़ करते हैं। इनकी यदि आप न्यूट्रिएंट कंपोजिशन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा NPK आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो पौधे के सभी पोषण की जो ज़रूरत है उनको पूरा करते हैं। इसलिए हम इन्हें बायो स्टिमुलेंट्स कहते हैं कि कम मात्रा में होते हुए भी जो है आपको जिस तरीके से ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जिब्रेलिक एसिड हुई, आपकी इंडोल ब्यूटेरिक एसिड हुई, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में, लेकिन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब बीजामृत जो है वो सर आपको समझा चुके हैं, इसलिए इसको हम दोबारा से नहीं लेंगे, लेकिन बीजामृत भी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोस्टिमुलेंट है। ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये लोग बीजामृत को बना करके फसल में उसको डालेंगे। इसी प्रकार जो जीवामृत है, क्योंकि इतने जो नेचुरल कंपोनेंट्स इसमें डले, इतने सारे कीटाणु जो इसमें बनते हैं, बहुत सारे कीटाणुओं का लाइफ साइकिल बहुत कम है, कुछ उसमें मरते रहते हैं, कुछ उसकी कवरिंग्स होती हैं। तो जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो इसमें NPK के अलावा बहुत सारे अमीनो एसिड्स और दूसरे एसिड्स भी मिलते हैं जो कि स्टिमुलेशन का काम करते हैं। इसी के अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है पंचगव्य। पंचगव्य का यूज़ यूजुअली हम लोग फ्लावरिंग फ्रूटिंग को ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा महंगा कंपोनेंट है क्योंकि इसके अंदर देसी गाय का घी जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यूजुअली इसे आप फसल में एक बार जो है किसान इसको यूज़ करते हैं। यूजुअली जब भी आपका फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू होने वाला है उस टाइम में हम एक पंचगव्य का स्प्रे जो है यूज़ करते हैं। इसको बनाने के लिए जो है हमें 5 किलो गाय का गोबर चाहिए, काऊ यूरिन चाहिए 3 लीटर, हमें 2 किलो जो है हमें दही चाहिए गाय से बनी हुई, काऊ का मिल्क चाहिए 2 लीटर,
आधा किलो जो है उसमें गाय का घी जाएगा, जो देसी गुड़ है वो जाएगा 1 किलो, 3 लीटर पानी, पके हुए 12 केले। और ये साउथ इंडिया में टॉडी नाम का एक प्लांट होता है जिससे कि हम कहते हैं नीरा निकलता है, ताड़ी जो होती है वो हो तो ठीक है, नहीं तो आप नारियल पानी को यूज कर सकते हैं। इन सभी चीजों को मिक्स करके इसके अंदर जो नारियल है, टॉडी है, केला है, ये ऑप्शनल है, ये जितने आपके पास हो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपने जो गाय का घी, जो दही, काऊ यूरिन और ये जो आपने 5 चीजें मेन डाली हैं, ये मुख्य इसके मेन पार्ट है। यदि आपके पास में गाय का ये जो आपके पास यदि नेचुरल गुड़ नहीं है तो उसकी जगह आप गन्ने का रस भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको घी और गोबर इन दोनों को पहले मिक्स करना है। सुबह शाम आपको इसको घुमाते हुए इनकॉर्पोरेट करके अच्छी तरीके से, जब पूरे के पूरा जो काउडंक है उसके अंदर में घी की जब महक हो जाए तो 5वें दिन में आपको उसके अंदर में दूध, काऊ यूरिन, दही और आपको यदि नारियल पानी या जो मिल जाए वो चीज़ें आपको डालनी है। उसको अच्छी तरीके से मैश करके राइप किए हुए जो केले हैं उनको कुचल के आपको डालना है। और इस जो बर्तन होगा, आप यूजुअली उसे चिकनी मिट्टी के बर्तन आप ले लें तो बहुत अच्छा होगा, जैसे पुराने ज़माने में अपनी बिलोनी हुआ करती थी। और उसको आपको जो उसका मुंह है उसको एक कपड़े से बांधना है ताकि मक्खी वगैरह उसके अंदर अंडे ना दे दें। 15 दिन के बाद में आपको इस मिश्रण ये तैयार हो जाएगा आपका। इसको आप मसलिन क्लॉथ से छान करके, जो अपना पनीर बनाने वाला कपड़ा होता है उसको, उससे हम छानेंगे। और ये जो मिश्रण आपका बनेगा 6 महीने तक आप इसे संभाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 5% यानी कि 100 लीटर पानी में 5 लीटर पंचगव्य जो है वो आप 1 एकड़ जो आपकी फसल हो उसके ऊपर आप उपयोग कर सकते हैं। जो बाकी जैसे धान का खेत है उसके अंदर ये 5% जाएगा। दूसरी फसलें यानी कि आपने कोई सब्जी लगा रखी है, मिर्च लगा रखी है, उसके अंदर ये 3% यानी कि 3 लीटर ये 100 लीटर पानी में मिला के आप 1 एकड़ ज़मीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल बायोस्टिमुलेंट है और ये लगभग हर फसल में आपको बहुत ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देता है। इसी प्रकार जो खट्टी छाछ होती है, खट्टी छाछ आप डायरेक्टली देते हैं वो एक अलग काम करती है। यदि आप उसमें तांबे के बर्तन में उसे डालें, तांबे का तार डाल दें तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो करके वो एक तरीके का पेस्टिसाइड बन जाती है। तो ये भी एक प्रकार का बायोस्टिमुलेंट है जिसको आप यूजुअली फफूंद रोगों के अगेंस्ट में हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं फसल विविधीकरण की। अब आप ये जो तस्वीर सामने देख रहे हैं, आप देखिए कितना सुंदर ये प्लॉट बना हुआ है। इसके अंदर जितने भी नेचुरल फार्मिंग के प्रिंसिपल हैं वो सभी इन्होंने इस्तेमाल किए। बीच में इनका मेन धान का खेत है, उसके चारों तरफ इन्होंने बॉर्डर पे जो है कैच क्रॉप्स लगा रखे हैं। मल्टीविधिकरण क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये हम समझेंगे। अब गवर्नमेंट में भी बहुत सारे जो आर्थिक सर्वेक्षण किए गए हैं उनमें कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर धान, गेहूं और गन्ना उगाया जा रहा है वहाँ पर पानी की गंभीर समस्या बन गई है। और उसके साथ साथ जो तिलहन उत्पाद को बढ़ाने के लिए और खाना पकाने वाला तेल, क्योंकि ये हमें आयात करना पड़ता है, तो फसल विविधीकरण के कारण सरकार अपील करती है कि आप जो है तेल वाली जो फसलें उनको भी यूज़ करिए, क्योंकि वो कम पानी लेती हैं और आपको आपकी जो ज़मीन में से जो नुकसान हो रहा है और जो स्पेशली पानी का नुकसान है वो रुक सकता है। तो फसल विविधीकरण से तात्पर्य है नई फसलें या फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ना, जिसमें एक विशेष कृषि क्षेत्र पर कृषि उत्पादन की पूरक मूल्य वर्धित फसलों के विपणन से लाभ प्राप्त हो सके। हिंदी जो है, क्योंकि हम लोग काफ़ी इससे दूर हो गए हैं तो बड़ी टिपिकल हिंदी जो है सभी किसी को समझना बड़ा मुश्किल है। आम भाषा में सीधे साफ बात यह है कि यदि ऐसी फसलें जो कम पानी लेती हैं, जो आपके एरिया के लिए नई हो, आप अपने एरिया में उन फसलों को रोटेशन में लेते रहिए। यानी कि अब जैसे आपको याद होगा 10-15 साल पहले एक बार सूरजमुखी की मुहिम चलाई गई थी कि सूरजमुखी को यूज़ करें। इसी तरीके से आपके यहाँ पे तिल होते हैं, दलहन है, मूंगफली है, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको कि आप रोटेशन में आप ले सकते हैं। अब फसल विविधीकरण की आवश्यकता क्यों है? पहली बात तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए, जहाँ पहले बारिश ज़्यादा होती थी वहाँ बिल्कुल नहीं हो रही है, जहाँ पे बारिश कम होती थी वहाँ पर ज़्यादा होने लग गई है। जो मौसम है, बरसात जिस समय होती थी वो भी बदलाव हो चुका है। तो जो फसलें हम पहले पारंपरिक रूप से सही समय पर लगाते आ रहे थे, अब हमका वो जो हमारा फसल चक्र है उसको तोड़ना हमारी मजबूरी बन गई है।
तो इस प्रकार अब जब आप नए पैटर्न को आपने देख लिया कि भाई 3 साल से जो है मेरी बिल्कुल फसल पकने के टाइम में ही बारिश हो रही है, तो वो फसल को आप एक ऐसी फसल का चुनाव करिए जिसका कि पकने का टाइम आपके जिस टाइम में ओलावृष्टि या दिक्कत हो रही है वहां से मैच ना हो, वो स्किप कर जाए उसे। तो ये फसल विविधीकरण को अपना करके आप जो आपके इलाके के जो कृषि वैज्ञानिक हैं केवीके की सहायता लीजिए, आप डीडी ऑफिस में जा सकते हैं, आप अलग अलग हमारे जैसे संस्थाओं को आप कर सकते हैं। तो इन सबके साथ मिलके आप अपने एरिया के अनुकूल एक नया क्रॉपिंग पैटर्न आप डेवलप कीजिए कि हमारे यहाँ पे हम ऐसी क्या चीज़ उगाएं जो हमको ज़्यादा फायदा दे, अभी जो बदला हुआ वातावरण है उसके साथ वो मैच कर जाए, किसान का नुकसान ना हो, उसकी आमदनी उतनी ही है या रहे या उससे ज़्यादा बढ़नी चाहिए, उससे घटनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार विविधीकरण की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। दूसरी चीज़ है कि इनपुट लागत को बनाए, यानी कि बार बार आपने क्या किया, गेहूं उगा रहे हैं तो गेहूं हाइब्रिड वैरायटी यूरिया पे यूरिया डालते जा रहे हैं, बहुत सारे और स्प्रे करने पड़ते हैं, हमारी ज़मीनों में वो पोषण ही खत्म हो गया है जिसमें कि अच्छी गेहूं बन सकती थी। और इसके लिए हमको हर साल जहां हमारा 1 या 2 बोरी यूरिया से काम चलता था उसकी बजाय हमको 4-4 बोरी यूरिया डालना पड़ रहा है, तो आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। तो यदि आप फसल को चेंज कर दें, आप दूसरी फसल जैसे कि अगर आप दलहन लगाएंगे तो उसको नाइट्रोजन उसकी जड़ में खुद ही बन जाती है। यदि आप एक बार रोटेशन करके यदि आप तिल लगा लें, मूंग लगा लें, तो आपको उस धरती में यूरिया डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा जब वो फसल कट के तैयार होगी तो वो खुद ही अपनी जड़ों के रूट नोड्यूल्स के द्वारा आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन आपको गिफ्ट में छोड़ के जाएगी, जो आपकी अगली फसल के काम आएगी। इस प्रकार फसल विविधीकरण के महत्व को समझते हुए हम इससे एक तो हमारी ज़मीन में जो कार्बन का संचयन है और मृदा की जो उर्वरक शक्ति है वो बनी रहेगी, जो आपके एक ही फसल बार बार लगाने से आपके एरिया में उतने सारे फसल की अब जैसे कहीं पे गुलाबी सुंडी की दिक्कत आई है, कहीं पे कोई दूसरा आपके बाजरा के अंदर ऊपर से सिल्टी काली हो जाती है, बार बार हर साल वही फसल लगाने से बीमारियां इकट्ठी होती हैं। यदि आप फसल चक्र को तोड़ देंगे तो ये जो बीमारियां हैं, इनके जो प्यूपा होंगे, इनके जो लार्वी होंगी, उनको जगह नहीं मिलेगी, वो उस फसल के इंतजार में वो मर जाएंगे। तो ये भी इसका एक फायदा होगा। लगातार जो आपकी उर्वरकों की जो कमी हो गई है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। ये एक रिसर्च पेपर में से एक स्लाइड ली गई है जिसके अंदर संरक्षण खेती के आधार पे जो फसल विविधीकरण उन्होंने किया, उन्होंने उसकी वाटर जो जल के उपयोग था और शुद्ध लाभ में क्या फर्क पड़ा हम ये समझ सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर फसल प्रणाली परंपरागत धान गेहूं जहाँ ली गई थी तो उसके अंदर उनको एक शुद्ध लाभ यदि उनको मिला था 16,9659 रुपये प्रति हेक्टेयर, ये 2.5 एकड़ का उपज है इसकी। इसके कंपैरिजन में आप देखिए जहाँ पे उन्होंने जीरो टिलेज से गेहूं किया तो उनको 10% ज़्यादा आय में उत्पादन हुआ, जहाँ उन्होंने मक्का सरसों मूंग लिया वहाँ पे उनको 36% ज़्यादा उनको शुद्ध लाभ मिला। और यदि आप जल के उपयोग में देखेंगे तो वहाँ पर जो प्रति हेक्टेयर में 200 सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत थी धान गेहूं में, वहाँ पर आपका मक्का सरसों मूंग वाली फसल में केवल 41 सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर के पानी में ही उनका काम बना। तो आप देखिए कि कितना सुंदर एक पैटर्न है ये कि आपका पानी भी केवल आप 200 के मुकाबले 41 यानी कि 1/8 केवल मात्र उसका एक 8वां हिस्सा ही पानी का इस्तेमाल हुआ, उसके बदले में आपको 36% ज़्यादा शुद्ध मुनाफा हुआ। तो आपके खेत में पानी की भी बचत हुई और आपका शुद्ध मुनाफा भी बढ़ा। तो इस प्रकार आपके जलवायु के अनुकूल, आपके एरिया के अनुकूल जो क्रॉपिंग पैटर्न बेस्ट बनता है, आप अपने लोकल रिसर्च टीम के साथ में वो पैटर्न बना के उसे हम अपना सकते हैं। मैम बीच में एक बार डिस्टर्ब करना चाहूँगा, मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से निजामपुर पहले से पढ़ता। मैम प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे जो अभी जो फसल चल रही है उसमें ग्रास ऊपर इतना ज़्यादा हो गया कि फसल को काटने लग गई जी, उसके लिए क्या किया जाए? सर जो ग्रास हॉपर होता है ये एग्री पेस्ट कंट्रोल में आएगा। अब एक बार हम ये प्रेजेंटेशन पूरी कर लें, क्योंकि ग्रास हॉपर क्या होता है, जो आपकी पुरानी फसल थी उसमें जो घास उगी हुई है, इस वक्त देखो बरसात के कारण बहुत ज़्यादा घास उगी है, और ये जो घास है इसके ऊपर में ग्रास हॉपर सब, जैसे हमारा भी जैविक फार्म में बहुत ज़्यादा उसमें ग्रास हॉपर्स हैं, लेकिन इसका यही समाधान था कि जब पिछली फसल कटी थी उसके जो अवशेष थे, उसके जो रेजिड्यूज थे, वो हमें तुरंत ही इकट्ठे करके उन्हें जला देना चाहिए या उन्हें हम कंपोस्ट कर लेते हैं नेचुरल फार्मिंग में। हमने क्या किया, अपने फार्म पर हमने 2 मीटर बाई 2 मीटर बाई 2 मीटर इतना बड़ा मैंने गड्ढा बनाया है।
तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारा एक फसल चक्र पूरा हो जाता है, जो भी उसके अवशेष होते हैं या जो हम घास उखड़वाते हैं अपने लेबर से, उस पूरी घास को हम सूखने के बाद में इकट्ठा करके, यदि हमें लगता है कि उसमें बीमारी है, प्यूपे हैं, तो हम उस पूरी की पूरी को इकट्ठा करके हम उस गड्ढे में दबवा देते हैं। फिर उसके ऊपर हम गाय का गोबर और गौमूत्र का घोल बना के उस पर एक लेप लगा देते हैं और उस गड्ढे को हम बंद रखते हैं। जब तक हमारा नया फसल बनाने का समय आता है, तब तक हमारी बहुत बढ़िया क्वालिटी की खाद उसमें तैयार हो चुकी होती है, और जितने भी लार्वे, प्यूपे, अंडे पुराने बेकार के होते हैं जिनसे ये हॉपर्स निकले हैं, वो सारे के सारे खत्म हो चुके होते हैं। तो ये इतने ज़्यादा हॉपर इस समय में है, यानी कि हमने कोई भी प्रबंधन नहीं किया है। तो उसके अलग अलग प्रकार के, जैसे सर ने आपको ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र जो बताए हैं, नीमास्त्र जो बताया है, इस प्रकार के पेस्टिसाइड आप ऑर्गेनिक बना करके उन पे आप स्प्रे कीजिए अपने अवशेष पर, तो उससे वो मरेंगे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमने अपने खेतों में कर लिया, लेकिन हमारा जो क्षेत्र पड़ता है थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है जी, तो उसमें मैम पूरे पहाड़ों के लिए हम कैसे कर सकते हैं? इसमें तो कुछ गवर्नमेंट की हेल्प होगी तभी हम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये मुद्दा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसे आप लोकल एक बार केवीके में और डीडी ऑफिस में जाके आप, क्योंकि इसके लिए आपको कम्युनिटी को जागृत करना पड़ेगा। डाल दिया मैम हमने। ऑफर ये नहीं है सभी के लिए, इस टॉपिक को सर हम मीटिंग के बाद लेंगे, नहीं तो पूरा मीटिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। थैंक यू। अब फसल प्रणाली की हम लोग बात कर रहे थे। फसल प्रणाली के यहाँ पे फसलें, उसके अनुक्रम, यानी कि एक के बाद कौन सी लगाई, उसके प्रबंधन की जो तकनीकें हैं, इन सभी को करते हुए जो कृषि विशेष जो कृषि क्षेत्र हैं, तो उसमें जैसे भारत में मेन जो फसलें हैं, उत्तर भारत में हम क्या करते हैं, गेहूं धान, इसको हम मोनोक्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। फिर कहीं कहीं पर हम इंटरक्रॉप ले लेते हैं, कहीं कहीं पर रिले क्रॉपिंग है। रिले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक फसल अभी खत्म नहीं हुई है, उसी के जो अवशेष है उसी में हम दूसरी फसल बो देते हैं। ये मैंने आपके पलवल में और उधर नॉर्थ के साइड में भी मैंने देखा है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे अभी जो आपके धान के लास्ट का जो पानी बचेगा आखिरी वाला, तो धान की कटाई के टाइम में वो दूसरी फसल की पौधे बीच में बीज जो है डाल देते हैं। जब तक आपका धान ऊपर से कटेगा, उसके फानने को हम छेड़ते नहीं है, तब तक आपकी दूसरी फसल निकल आती है। तो एक फसल के पूरी तरीके से खत्म होने से पहले जो दूसरी फसल लगाई जाए, उसको हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। मिक्स क्रॉपिंग होती है जहाँ पे एक साथ आपने एक से ज्यादा फसलें लगाई हुई हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इन्होंने सूरजमुखी लगाई है, सूरजमुखी के साथ में सोयाबीन लगा रखी है, तो एक साथ ये दो फसलें ले रहे हैं, तो ये मिक्स क्रॉपिंग है। इसी प्रकार आप अगली तस्वीर में देखिए, यहाँ पे मक्की के साथ में बीच में इन्होंने दो अलग अलग सब्जियां लगाई हुई हैं। तो इसी प्रकार आप नीचे की जो तस्वीर है उसमें मक्की के साथ उन्होंने बेल वाली सब्जी लगाई है। तो इस प्रकार नेचुरल फार्मिंग में आप जितनी ज़्यादा जगह को हमें हमेशा क्लोज रखना है, यानी कि फसल को किसी न किसी फसल से कवर्ड रखना है, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो है कि जो ज़मीन में से जब जितनी ज़्यादा फसलें उतनी ज़्यादा हमारी इनकम होंगी, क्योंकि इतना प्रोडक्शन आ रहा है। दूसरी चीज़ है, जब हमारी कान के पौधे थे, जब हमारी ज़मीन ढकी रहेगी, तो वहाँ पर वीड जो हैं, जो फालतू के पौधे हैं, उनको उगने का स्कोप नहीं बचेगा। और दूसरी चीज़ है जो जल संचय है। अभी बरसात से जितनी नमी है, क्योंकि हमारे पौधे जो देखिए बेल वाली सब्जियां जो हैं बड़ी जल्दी उसको कवर कर लेती हैं, तो बरसात का पानी जितना भी हमारे खेत में संचय होगा वो अच्छी तरीके से उस पर ढका रहता है। तो ये हमें बरसात के पानी का भी सबसे ज़्यादा हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये फोटोग्राफ जो है कि रिसर्च पेपर में से ली गई है। आप इसमें देखिए, इन्होंने एक मल्टी क्रॉपिंग का रिसर्च किया था। उसके अंदर इन्होंने कैसा पैटर्न बनाया कि इन्होंने नरमा लगाई, नरमा के बीच की जो लाइनें उसमें इन्होंने बीट रूट लगाई, जिसे हम चकुंदर कहते हैं। उसके बीच में इन्होंने दो नरमा की लाइनों के बीच में एक उन्होंने क्लस्टर बीन यानी कि गवार की लाइन लगाई थी, और उन्होंने जो रिजेस थी उसके ऊपर उन्होंने उसमें मूली लगाई। तो इस प्रकार इतनी सारी फसलें जो हैं एक साथ करने से क्या होता है, एक तो आपकी जो फसल है उसके अंदर कीट पतंग कम हो जाते हैं, और हमारा जो पेस्टिसाइड का खर्चा होगा वो हमारा कम हो जाता है। दूसरी बात है कि हमने ज़मीन के चप्पे चप्पे से हमने कुछ ना कुछ निकाल लिया। और ये फसलें आप देखिए, कोई भी एक फसल दूसरी फसल की कंपेनियन नहीं है। ये जितनी फसलें लगी इसमें से कोई ऐसी फसल नहीं जिससे आपकी नरमा की उत्पादन पर नेगेटिव असर पड़े। तो इस प्रकार हम ऐसी फसलों का चुनाव कर सकते हैं जिनसे हमारी मेन फसल चक्र, मेन जो क्रॉप है उसकी उपज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये तस्वीर आप देखिए, साउथ इंडिया की तस्वीर है, वहाँ पे बरसात ज़्यादा होती है। आप देखिए यहाँ पर टीक के पौधे लगे हैं, टीक के पौधे के ऊपर में जो है इन्होंने ब्लैक पेपर, काली मिर्च की बेलें चढ़ा रखी हैं। उसके बीच में जो जगह बच गई उसमें उन्होंने केला लगाया है, केले के साथ में इसमें सिट्रस है।
यानी कि जो नींबू है या उसको संतरा है उसकी खेती की जाती है। उसके साथ में नीचे में कुछ ऐसी फॉडर है जो छाया में भी जो घास हो जाती है। तो इस प्रकार थोड़ी सी जगह में से उन्होंने हर पूरे के पूरे ज़मीन का हक उन्होंने वसूल किया। इससे वसूल तो किया, लेकिन इसमें धरती माता का भी उपकार है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फसलें, इतने ही फसल के अवशेष होंगे, उतनी जो छाया बनी नीचे, उतनी माइक्रोब्स की जो अगर आप यहाँ की मट्टी उठा के इसकी जांच करेंगे तो उसमें उतनी ही ज़्यादा माइक्रोफ्लोरा और फोना की बायोडाइवर्सिटी आपको दिखेगी। ये जो है FAO पे से मैंने वहाँ के उनकी वेबसाइट से 2 फोटोज ली हैं। ये एक और उन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग का पैटर्न जो है जो स्टैंडर्डाइज किया हुआ है उसको अपनाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने सिसबीना जो होता है एक लेग्यूमिनस बड़ा पेड़ होता है जिसके पत्ते बहुत ही अच्छे फॉडर होते हैं। जैसे स्पेशली आप लोगों के एरिया में जहाँ पे खुश्की है, कम दूसरी पानी वाली चीज़ें नहीं है, इस प्रकार के पौधे यदि आप लगाएंगे तो जो आपकी गाय भैंस बकरियाँ हैं उनके लिए बहुत अच्छा चारा देता है ये पौधा। उसके साथ में उन्होंने फिर केला लगाया, पपीता लगाया इंटरक्रॉपिंग में। केले के बिल्कुल नीचे में उन्होंने याम लगाया, सूरन जिसे कहते हैं, जिमीकन बोलते हैं। उसी में आप स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद की खेती की है, मक्की लगाई है और उन्होंने ज्वार लगाई है। तो ये सारी की सारी क्रॉप्स भी एक दूसरे को कम्पीट नहीं कर रही हैं। अलग अलग की जो जड़ की गहराई है फसलों की वो अलग अलग है, कोई ज़्यादा गहरी जाने वाली है, कोई बिल्कुल ऊपर रहेगी। तो इससे आपकी मट्टी में से जो हमने पानी खींचा है उसमें भी कोई कंपटीशन नहीं है इन फसलों का आपस में। ये एक और पैटर्न उन्होंने सजेस्ट किया है FAO के सोर्स पे। इसमें इन्होंने सिसबेना लिया और इन्होंने बीच बीच में ऐसी पहाड़ियां बनाई, छोटी छोटी रिजेस जिसको हम कहते हैं ना। तो उन रिजेस के ऊपर इन्होंने मूंगफली लगाई है, बीच में इन्होंने सूरन की बेल चढ़ा दी या पेपर चला दिया उसके ऊपर, और नीचे में उन्होंने जिमीकंद लगाया है जहाँ जहाँ पर डिप्रेशन है। यानी कि आपने मेड़ बनाई है, मेड़ के ऊपर में आधी फसलें लगाई और जो मेड़ के नीचे वाली है जहाँ ज़्यादा पानी आएगा, वहाँ जिन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए, जैसे अरबी है, अरबी को ज़्यादा पानी चाहिए, तो वहाँ पर जो उसके बीच का गैप बना उसके अंदर आपने ज़्यादा पानी वाली फसलें लगाई। तो इस प्रकार भी आप मिक्स और मैच करके अपने एरिया में जिस चीज़ की डिमांड हो, जिस चीज़ की मार्केट हो, उस प्रकार की सब्जियां या फसलों का चयन करके हम अपने अनुसार अपने अपने डिज़ाइन हम बना सकते हैं। अब ये एक किसान है, इन्होंने मल्टी लेयर फार्मिंग में क्या किया, इन्होंने आम लगाया उसी खेत में, वहीं पे उसके बीच के गैप फिलिंग में उन्होंने केला लगाया, उसके नीचे उन्होंने अदरक लगा रखी है, पपीते की इंटरक्रॉपिंग की है, और जो बीच की जगह बच जाएगी उसमें ये दालें लगा देंगे। तो इस एरिया में क्या, क्योंकि जब नया बाग लगा है आम का, उसको पहुंचने के लिए, फ्रूटिंग पे आने के लिए, स्टेबल होने के लिए उसको 6-7 साल लगेंगे। तो केला जो है, केला तो 1 साल में 8-9 महीने में फ्रूट दे देगा, तो वो फसल इनकी हो जाएगी। पपीता जो है 2 से 3 साल चलेगा, तो वो इन्होंने लगा दिया। इसके बीच की जो जगह बची जहाँ छाया है, तो छाया में जो अदरक बड़ी अच्छी होती है, आप हल्दी भी लगा सकते हो। तो इस प्रकार से मल्टी लेयरिंग नेचुरल फार्मिंग में लोग कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने देखे। तो इसी के साथ जो है मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ये कुछ तस्वीरें हमारे DB फार्म पर से हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अलग अलग फसलें तो हमने मेंटेन की हैं, लेकिन हमारी जो सब्जियाँ बड़ी सस्ती बिकती हैं, जो हम बेच नहीं पाते, जिनका हमें रेट अच्छा नहीं मिलता, तो हम उनका अचार बना देते हैं, या हम उनको सोलार ऊर्जा से हम उनको सुखा के सूखी सब्जियां बना लेते हैं और उनको हम सेल कर देते हैं। तो इस प्रकार आप अपने खेत में जो भी चीज़ें लगा रहे हैं उसका हर तरीके से सोचिए, उसका विश्लेषण करिए। स्पेशली जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं उसमें किसान तभी ज़्यादा फ़ायदा उठा पा रहे हैं कि छोटे छोटे एरिया में बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं और उनकी वैल्यू एडिशन कर दीजिए। अब आपकी सरसों है, ऑर्गेनिक सरसों अगर बाजार में नहीं बिकी, कोई आपको रेट नहीं दे रहा है, आप ऑर्गेनिक सरसों उगा के आप उसका खुद से तेल पिड़वा लीजिए और अपना खुद का फेसबुक पेज बनाइए, खुद की मंडली बनाइए अपनी। और ये लालच मत करिए कि मैंने पहली बार उगाया था, मुझे डबल रेट नहीं मिला तो मैंने करनी छोड़ दी। नहीं नहीं, जब हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा खेती का खर्चा कम है। हम जितने हज़ारों रुपए की दवाई और पेस्टिसाइड डाल रहे थे वो हमने नहीं डाले, हमारे घर के लोगों को काम मिला। तो हमारी उपजाऊ की जो हमारी इनपुट की कॉस्ट है वो तो हमारी सेम थी। अगर मेरी कॉस्ट सेम है, उसी सेम कॉस्ट में मुझे एक अच्छा प्रोडक्ट मिला, तो मैं अगर उसे नॉर्मल रेट में भी बेचूं तो मेरा परिवार एक अच्छा भोजन खाएगा, मेरे पड़ोसी अच्छा भोजन खाएंगे, मेरे गांव के जो दूसरे लोग हैं उनको अच्छी चीज़ मिल रही है, तो उसमें भी मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा है, चारों तरफ नुकसान तो फिर भी कुछ नहीं है। तो कुछ लोग जो है इंटरनेट पर से बहुत फेक वीडियोस देख करके या कुछ किसान एक दूसरे को बरगला देते हैं, तो आप ऐसे किसी वहम में ना जाइए, अपने मन की बात सुनिए
आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, सीधी साफ बात ये है। वो तभी होगा जब आप डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे, आप खुद अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे, और इस चीज़ से पीछे मत हटिए। थोड़ा सहज रूप से जितना आप करें, हम नहीं कहते कि आप 100 एकड़ है तो 100 के 100 एकड़ को आप प्राकृतिक कर दीजिए, उतना करिए जितना सहज रूप से आप कर सके, क्योंकि 70% हमारे जो जनता है वो किसान है या किसान के खेत पर निर्भर है। तो यदि 70% जनता अपना खुद का जैविक भोजन उगाएगी और खाएगी तो कम से कम 70% आबादी तो हमारी निरोगी रहेगी। और यदि एक एक किसान का परिवार, एक एक किसान जो शहर वाले हैं उनके लिए भी भोजन उगाएगा तो 100% आबादी जो है वो निरोगी रह सकती है। तो इस चीज़ को जितना सहज सरल रूप से आप अपना सकें उसे अपनाइए, और अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए आप शुद्ध केमिकल फ्री जो है वो भोजन आप उगाइए। इसमें आप जो सहयोग चाहिए आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं, हम हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आप सभी ने इतना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीला जी। हम देख रहे हैं कि भी बहुत सारे पॉइंट्स पे जो है, चाहे वो बीए ऑफिस से हमारा जो है नारनौल हो, चाहे हमारा केवीके महेंद्रगढ़ हो, और गांव में भी बहुत सारी सीएससी पे हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे किसान भाई और एग्रीकल्चर के जो है पूरा फील्ड स्टाफ यहाँ पे इसके अंदर जुड़ा हुआ है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि देखिए ये प्रोग्राम विशेष तौर से गाँव के प्रधानों के लिए, सरपंचों के लिए आयोजित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, मैनेज के द्वारा, और इसमें जो है सरपंचों को जो जागरूक करने का क्या जरूरत पड़ी, इसमें एक सोचने वाली बात है। कोई न कोई विशेष मकसद रहा है इसमें पीछे। आप देखेंगे कि गांव का जो सरपंच होता है वो जो है बहुत ही सम्मानित सदस्य होता है, और उसको जो है गांव के जो अन्य किसान भाई हैं वो फॉलो करते हैं हमेशा। तो जब किसान को जो है हमने जागरूक करना है तो सबसे पहले हम जो है हमारे के लीडिंग पर्सन है जो गांव के सम्मानित सदस्य, जो हमारे सरपंच और प्रधान और ग्राम पंचायत के सभी सदस्य हैं, वो आगे आएंगे तो ये एक बहुत ही बढ़िया जन आंदोलन का रूप ले सकता है। तो सरपंच साहिबान जी इस प्रोग्राम में जो जुड़े हैं, तो मैं थोड़ा सा उनसे जानकारी लेना चाहूँगा। आपने सारा पूरा प्रोग्राम जो है डॉक्टर रस्तोगी जी ने और डॉक्टर सुनीला जी ने बहुत विस्तार से आपको जो है प्राकृतिक खेती का महत्व क्यों जरूरत आन पड़ी, इसके बारे में विषय में जो है पूरा विस्तार से आपको बताया। अब क्या आपको ये बात सही लगती है, और सही लगती है, समय की मांग जरूरत है, ये सब के समझ में ये बात आई हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी जो ग्राम पंचायत है, हमारे ग्राम प्रधान हैं, वो किस प्रकार से इस मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हमारे किसानों को बचाया जा सके, उनका जो खर्चा हमारे अनाज शनाज जो खेती में बढ़ गया है उसको कम किया जा सके, हमारी ज़मीन जो है अनउपजाऊ होती जा रही है उसको जो है हम जो है संभाल के रख सके। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी जो है सरपंच साहिबान जो प्रोग्राम में जो है जुड़े हुए हैं, कृपया है वो इस बारे में अपने विचार प्रकट करने का कष्ट करें। सभी बीओ साहिबान से मेरा निवेदन है, कृपया जो भी सरपंच साहिबान जो अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं और क्या जो है ग्राम पंचायत इसमें सहयोग करना चाहती है उसके बारे में अपना सुझाव देने का संदीप यादव जी जो है। मैं पंती गांव से बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। जो मीटिंग में ये बातें बताई गई है तो अच्छी है, लेकिन किसान भाई तो करते हैं, उनको पूरी पैदावार नहीं मिलती, इसलिए पड़ोसी जो किसान है उनको बरगला देते हैं। तो ये स्कीम तो सरकार ने बढ़िया चलाई है। जी देखिए, स्कीम तो सही चलाई है, आप सही मानते हैं, लेकिन क्या जो है ये हमारे किसान भाई वो जो है इसको अपनाना चाहे तो वो जो है संभव है। और इसमें विशेष तौर से ग्राम पंचायत हम बात करें तो उनका क्या जो है रोल हो सकता है इसमें? ग्राम पंचायत इसमें सहमत होगी, अपने आप आएंगे जो किसान है तो स्टार्ट करते हैं उसके लिए। ठीक है साहब। और कोई जो है सरपंच साहिबान यदि जो है यहाँ पे उपस्थित है और जो अपने में सुझाव जो है वो देना चाहे? सर मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, मैंने सुनीला मैम को अभी बताया था कि आगे की खेती तो सर तब होगी जब प्रेजेंट टाइम हमारे किसानों के पास जो समस्याएं चल रही हैं उनमें सर ग्रास ऊपर सबसे मेन है, उसके बारे में बोले बता रहे थे कि अभी लास्ट में हम चर्चा करेंगे।
देखिए अजय जी, बात आपकी सही है कि जो हमारी समस्याएं आती हैं उसके बारे में हमारे जो है प्राकृतिक तरीके से क्या हम जो उसका समाधान कर सकते हैं। ये हमारे जैसे इन्होंने जो है बायो तो हमारे कीट नियंत्रक जो चाहे वो जीवामृत इसमें सॉरी इसका अपना नीम स्तर के रूप में, अग्नि स्तर के रूप में, उनके जो है प्रयोग से हम जो है उनको नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके बारे में हम जो है थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके लिए अलग से हम जो 5 मिनट 10 मिनट का सेशन रखेंगे इस प्रकार की जो समस्याएं आपके सामने आ रही है। एक बार हम चाहेंगे कि जो सरपंच साहिबान जो है अपने सुझाव देना चाह रहे हैं कृपया जो हम अपने एक बार सुझाव दें। जी डॉक्टर संदीप जी कृपया शुरू करवाएं। जी तो अब ये स्कीम सरकार ने अच्छी चलाई, अच्छी चीजें देखी, हमारी समझ में कम पड़ती है। जी तो रासायनिक खाद से और खाद से ये थोड़ा हिंदी टाइम में बता देना तो ये थोड़ा इसको। तो क्या गांव में जो है हमारी ग्राम पंचायत की जो जमीन होती है जिसको हम ठेके पे देते हैं, क्या उसमें जो है प्रदर्शनी प्लॉट के रूप में जो है ग्राम पंचायत ये शुरुआत करवा सकती है? तो पट्टे में दे देती है, करवा भी देती, तो पट्टे में ले लेते हैं ग्राम पंचायत जी। ग्राम पट्टे जो पट्टे में देते हैं उसको हमारी किसी ग्राम पंचायत के पास 10 एकड़ जमीन है तो वो ग्राम पंचायत उस जो पट्टे पे जो लेता है उसको 9 एकड़ का जो पट्टे पे देकर 1 एकड़ जो है वो उसको ऑफर करेगी भी आप इसमें प्राकृतिक तरीके से करके इसकी ग्राम पंचायत इसमें जो है आपसे वह ठेका नहीं लेगी। तो क्या इस प्रकार की संभावना हो सकती है? ऐसे कराओ सरपंच वगैरह पट्टा लेना बंद कर दो जाए। और क्या जो है हम ये जानना चाहते हैं कि ग्राम सरपंच जो है वो स्वयं जो है अपने चाहे जमीन के छोटे से टुकड़े से शुरुआत करे, चाहे वो आधा एकड़ से करे, चाहे वो जो है 2 कनाल से करे। तो क्या वो यदि स्वयं करता है तो उसका दूसरे किसानों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? जी, सरपंच तो करते आए, अगर कास्ट के सरपंच बन जाते जमीन में नहीं है उसमें बड़ा इफेक्ट आ जाता है ना जी। जैसे हरिजन भाई में कोई जैसे आरक्षण आ जाता है, उसका कोटा आ जाता है, उसमें थोड़ी दिक्कत है। जी जी। तो जमींदार है सरपंच वो लोग करता है जी। तो देखिए ये जो है विशेष उद्देश्य है भारत सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि इसको एक जन आंदोलन जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है। का प्रयास सरपंचों के माध्यम से और प्रधान के माध्यम से। तो ये जो है हम सब मिलकर इसको जो कोशिश करेंगे तो जरूर जो है उससे कामयाब होगा। तो अब मैं हमारे बीच में जो हमारे साथ में हमारे डायरेक्टर हमेटी जो हमेटी हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्टेट लेवल का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो जींद के अंदर स्थित है, इसके द्वारा जो पूरे हरियाणा में हर जिला स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उस चीज से अब जो है ये कोशिश है कि ये बहुत अच्छे प्रोग्राम चले। तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और डॉक्टर करमचंद जी वो हमारे किसान भाइयों से रूबरू होंगे और अपना जो है संदेश जो हमारे किसान भाइयों को दें। मैडम ये बताइए तो आज के इस 1 दिवसीय जागरूकता अभियान में जो कि हमने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में और आपके जिले में चलाया हुआ है, हमारे फैसिलिटेटर डॉक्टर सुनीला और डॉक्टर रस्तोगी और सभी सम्मानित सरपंच साहिबान और जिला नोकेश सभी कृषि विभाग के अधिकारी, मैं आपका अमेठी संस्थान की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे खंड स्तर पर भी हमारे खंड कृषि अधिकारी जुड़े, मैं उनका भी संस्थान की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि
पूरे भारतवर्ष में 750 जिलों में किया जा रहा है। इसमें ग्राम प्रधानों को, सरपंचों को शामिल करने का मकसद ये है कि ये हमारे देश की सबसे छोटी सरकार और सबसे कामयाब जो डिसीजन यहाँ लिए जाते हैं तुरंत ग्राम सभाओं में, अन्य मीटिंगों के माध्यम से, तो ये बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। तो इसको एक जन आंदोलन बनाने के लिए सरपंच साहिबान को इसमें शामिल किया गया कि आप ये बात हर घर तक, जन जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये विषय बिल्कुल नया नहीं है। सबसे पहली तो ये बात हमने बतानी है सभी को, और ये भी नहीं है कि हम नूह के लिए, हरियाणा के लिए चीज़ लेके आए हैं। पूरे हमारे देश में लगभग 55 लाख किसान इस खेती को पिछले कई सालों से कर रहे हैं। सुभाष पालेकर जी बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इस खेती के ईजाद करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, और उन्होंने जितनी भी तकनीकें ईजाद की वो सब हम आपके साथ बीच बीच में शेयर करते रहेंगे और शेयर कर भी रहे हैं। इसमें जस्ट आपकी भूमिका ये है कि आप गांव में लोगों को जागरूक करें, उनको कहें कि अपने लिए सबसे पहले 2 कनाल 1 कनाल में इस खेती की शुरुआत करें। हम नहीं कहते आपको कि आधे किले में, 1 किले में खेती की आप शुरुआत करें। आप 1 कनाल 2 कनाल से शुरुआत करें। जब आपको टेस्ट लगेगा तो आप सबको पता लगेगा कि हाँ, ये जो है इसका खाने का टेस्ट बहुत बढ़िया है, ये प्राकृतिक खेती है। क्योंकि श्रीमान ऑडियो नहीं आ रही आपकी। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ से संपर्क कट गया है। इसी बीच हमारे साथ में प्राकृतिक खेती करते जो आ रहे हैं 2 किसान सदस्य, प्रगतिशील किसान सदस्य भी जुड़े हुए हैं। इसमें है विष्णु जी तंवर जो आपके ऊंची भंडोर महेंद्रगढ़ से हैं। विष्णु जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वो कृपया मंच पर आए और अपने अनुभव साझा करें। वो पिछले प्रगति खेती आ रहे हैं। विष्णु, हेलो। और राजकुमार यादव जी भी हैं जो गेहूं, बाजरा, सरसों में काफ़ी समय से प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं। अपने साथ में बाबा रूपादास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चलाते आ रहे हैं, और ये डोगरा अहीर के हैं। आज इन दोनों प्रगतिशील किसानों को, विष्णु जी को और राजकुमार जी को हमने आमंत्रित किया है। राजकुमार जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है यादव साहब। हाँ जी, मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं पुनः सभी सदस्यों को एक बार बताता हूँ। राजकुमार यादव जी बाबा रूपादास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के फाउंडर सदस्यों में से हैं। डोगरा अहीर महेंद्रगढ़ के हैं ये रहने वाले। काफ़ी वर्षों से प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वो सभी प्रधान सदस्यों के साथ हैं और हमारे अपने अनुभव साझा करें। उन्हें क्या क्या दिक्कतें आई, कब उन्होंने शुरुआत की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रस्तोगी, 1 मिनट। डॉक्टर रस्तोगी, हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, सुन पा रहा हूँ। आप जी, वो हवेली का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था शायद। जी, मैं रेडियो अरावली से बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। हाँ जी बताइए। जी डॉक्टर साहब, रेडियो अरावली टीम जुड़ी हुई है और आपका ये प्रसारण है ना, ये लाइव जा रहा है रेडियो अरावली पे। और रेडियो अरावली नारनौल से ब्रॉडकास्ट करता है। डीडी ऑफिस नारनौल आत्मा स्कीम के अंडर स्टैब्लिश है, तो एग्रीकल्चर के लिए ही काम कर रहा है। और जो ये आपके जितने भी प्रोग्राम हैं वो मैक्सिमम करते हैं। अब ये यूट्यूब चैनल पे भी लाइव है और ऑन एयर भी है 90.4 मेगाहर्ट्ज रेडियो अरावली। जी, रेडियो अरावली के सभी सदस्यों को नमस्कार। बाकी आपके माध्यम से जिन तक भी जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को नमस्कार। मैनेज की तरफ से यह एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्राकृतिक खेती का, और हमेटी जिंद हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसमें हरियाणा में नोडल इंस्टीट्यूट है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राम प्रधानों में प्राकृतिक खेती को लेकर जागरूकता पैदा करना है।
और एक बेसिक सिद्धांत जो है हम शेयर करते हैं प्रेजेंटेशंस के माध्यम से, और साथ में ही जो प्रगतिशील किसान प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं उनके अनुभव हम साझा करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्राकृतिक खेती पहुँचे। जैसा कि सब जानते हैं समय के साथ साथ जैसे में रासायनिक खाद फर्टिलाइजर्स यूज़ किए हैं, उससे हमारी भूमि की उत्पादकता तो चलिए मान लीजिए कुछ हद तक बढ़ी है, लेकिन उसकी संरचना, भूमि का जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो गया है, माइक्रोफ्लोरा एंड फौना खराब हो गया है। तो जो फसल आ रही है उसमें वो पौष्टिकता नहीं है, पशुओं को तो पौष्टिक चारा नहीं मिल रहा है, हमें वो पौष्टिक दूध नहीं मिल रहा है, हमें वो खाने के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थ नहीं मिल रहे हैं। तो एक बहुत ही युद्ध स्तर पर मुहिम चलाई जा रही है, जिसका कुछ महीनों पहले श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने शुभारंभ किया था। इसके लिए काफ़ी बजट भी प्रोवाइड किया गया है, और सिर्फ हरियाणा में नहीं भारतवर्ष के सभी राज्यों में यह स्कीम चलाई जा रही है कि प्राकृतिक खेती पे अधिक से अधिक लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करें, एक वैज्ञानिक पद्धति से जो है इस टेक्निक को अपनाया जाए और लोगों को मोटिवेट किया जाए कि जो इसमें चैलेंजेस आते हैं उससे ना घबरा कर धीरे धीरे जो है प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो, और खाद्य पदार्थ, अच्छे खाद्य पदार्थ, अच्छी पौष्टिकता वाले, उत्तम पौष्टिकता वाले खाद्य पदार्थ हमें अवेलेबल कराएं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं राजकुमार यादव जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, जो ऊंची बाडोर बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हैं, बाबा रूपादास फार्मा प्रोडक्शन कंपनी डोंगरा अहीर से। सर, आप कृपया बाकी सभी श्रोताओं के साथ में और दर्शकों के साथ में अपने अनुभव साझा करें कि आपने कब ये प्राकृतिक खेती यूज़ करना शुरू किया, कब आपने चलन में लिया, कब से आप क्या क्या आपको चैलेंजेस आए, कैसे कैसे आपने उनका सामना किया। राजकुमार यादव जी। सभी को नमस्कार। सर, मैं 2014 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ सर, और प्राकृतिक खेती में शुरुआत में परेशानियां तो आती है, बहुत सी परेशानियां भी आई, घर को मैंने मना किया, पर धीरे धीरे करके पैदावार भी ठीक होने लगी। पर सर, मेन प्रॉब्लम जो खेती में आ रही है मेरे पास में, वीड्स के लिए जो खरपतवार है वो सबसे बड़ी समस्या है सर। उसके ऊपर कोई पार नहीं पा रहा है सर। कोई छोटी छोटी फैमिली हो गई सर, अगर मैं आधा एकड़ में करता हूं तो मैं उसको मैनेज कर सकता हूं, पर अगर उसको 2 एकड़ में करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेन बात यह है, बाकी तो सब हो सकता है सर, पैदावार भी पूरी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। जी सर। उसमें हम आपने नीमास्त्र और दशरथनी यूज किया आपने क्या? सर, हम धीरे धीरे डॉक्टर रमेश जी से, जो हमारे केमिकल के अध्यक्ष हैं, और डॉक्टर शिवराम है, उनके सहयोग से हम कुछ किसानों को लेके आ रहे हैं, और उनके साथ मिलकर हम एक मार्गदर्शिका बना रहे हैं, जिससे कि जो खेती है वो एक ठीक रहे, जो प्राकृतिक खेती है वो अच्छा दे। क्योंकि शुरू में 1-2 साल नहीं होता है तो किसान छोड़ के चला जाता है। कुछ मजबूत किसानों को हम लेके उनके साथ मिलके डॉक्टर साहब से, डॉक्टर रमेश जी से, उनसे मिलकर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। डॉक्टर सोरान और रमेश जी और जयलाल जी वगैरह मिलकर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। एक मार्गदर्शिका बन जाए ना सर, मेन प्रॉब्लम यही है किसान की, एक मार्गदर्शिका नहीं मिल रही है सर। मैं भी शुरुआत में कभी नहीं यहाँ भटका, कभी वहाँ भटका। पालेकर जी के पास जाओ तो वो और को बताते हैं, किसी और के पास जाओ तो वो कोई और बताते हैं। प्रॉब्लम तो है ना सर किसान को। सर, इसमें मैं एक चीज एक मार्गदर्शिका बन, एक्यूरेट मार्गदर्शिका बन जाए सर। एक सूचना है सभी के लिए, अमेठी से अभी डॉक्टर चंद्रा ने फोन किया, तो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से जो है अब वो ऑफिस दोबारा से नहीं जुड़ पा रहा है। तो राजकुमार सर, आपने बड़ा ही सही प्रॉब्लम बताई है, और बिल्कुल सही। देखिए, जो एफपीओज हैं, जो नए नए एफपीओज बने हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली हरियाणा में स्पेशली नया है, और बड़ा ही सुंदर तरीका है, ये सुंदर ढांचा बनाया है सरकार ने, स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल और बिल्कुल जिस तरीके से एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी चलती है उसी तरीके से आप जब चलेंगे तो इसमें कामयाबी होगी। तो दैविक भूमि फाउंडेशन जो है वो एफपीओज को मेंटरशिप भी देती है, फार्मर्स को इकट्ठा करने में आपको हेल्प करती है, और जितना भी हमारे पास एक्सपीरियंस अवेलेबल है गवर्नमेंट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर हम टाटा में कॉर्पोरेट में रह करके जो आए और जो दूसरे संस्थानों के साथ काम करने का मौका मिला,
तो आप सभी दैविक भूमि फाउंडेशन की तरफ से आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं। और जो भी कोई किसान भाई हो या किसानों के जो ग्रुप हों जो नेचुरल फार्मिंग या मैं बड़ी फ्लेक्सिबल सी इंसान हूँ, हम लोग किसी चीज़ को एकदम पकड़ के नहीं बैठते हैं कि नहीं ये मतलब ये, जैसे भी आप देखेंगे कि नेचुरल फार्मिंग में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, कोई नेचुरल अलग है, ऑर्गेनिक वाला कहता है मैं अलग हूँ, कोई तीसरा कोई कहता है ऋषि कृषि है, कुछ भी हो, सीधी साफ बात यही हमको समझ में आती है क्योंकि मैं किसान भी हूँ। तो किसान की नज़र में मुझे एक बात समझ में आती है कि प्राकृतिक खेती का मतलब मेरे लिए है जहर मुक्त खेती। कुछ भी इस तरीके से हम खेती करें कि हम कोई जहर बाहर से खरीद के अपने खेत में ना डालें, उतना ही उगाएं, वही चीज़ उगाएं जिसकी मार्केट में डिमांड हो, अपना खुद का ब्रांड बनाएं, किसान भाई जुड़ें। एफपीओ का जो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है जिसमें हरियाणा गवर्नमेंट, यदि आप बागवानी वाली एफपीओ है तो आपको 90% तक सहयोग है, आप विविधीकरण को अपनाएं। तो इतना मतलब आपको सिर्फ एकजुट होने की ज़रूरत है, बाकी रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। तो जिन किसी को प्राकृतिक खेती हो गई, नेचुरल खेती हो गई, एग्रो इनपुट्स आप कैसे बना सकते हैं, किसी को उसकी आगे फर्दर जानकारी चाहिए, तो वो सभी दैविक भूमि फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आप लोग जो है कभी भी यहाँ पे अपना दादरी भिवानी रोड पर प्रहलादगढ़ गांव में स्थित है, आप कभी भी यहाँ पर किसान समूह के साथ आ सकते हैं। आप नंबर नोट कर लीजिए 9284 665438। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप छोड़ दीजिए क्योंकि ये नंबर कई बार अगर नहीं भी उठा पाते हैं तो हम व्हाट्सएप पर आपको ज़रूर उत्तर देते हैं। तो जो भी कोई किसी एफपीओ को यदि मेंटरशिप चाहिए कि हम एफपीओ में लोगों को कैसे जुड़ें, हम उन्हें मोबिलाइज कैसे करें, तो आप किसानों को इकट्ठा कीजिए, हम आपके पास आएंगे और आपका जितना हमें अपने गुरुजनों से या इधर आप जैसे किसान भाइयों से रोज सीखते हैं, जितना होगा हम आपको सहयोग करेंगे। अब इस मीटिंग को थोड़ा आगे हम बढ़ाते हैं। यदि और कोई किसान भाई हैं, डॉक्टर अमन, अगर आपने किसी और बिशन पाल तंवर जी हैं हमारे साथ दूसरी मंडल से, वो भी काफ़ी समय से नेचुरल फार्मिंग करते आ रहे हैं और इनका बैकग्राउंड ये है कि ये आर्मी से रिटायर्ड है। साथ में मैं सभी श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि मैनेज द्वारा एक स्कीम और चली जा रही है जिसमें हम जानते हैं कि हर वर्ष जो है काफ़ी सैनिक फौज से रिटायर हो जाते हैं, तो उनको कैसे हम खेती की तरफ बहुत अनुशासित सैनिक होते हैं, कैसे हम उनको खेती में इस्तेमाल करें, तो उसकी रूपरेखा अभी तैयार होती जा रही है। मैं पेशे से खुद एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हूँ और मैं अपने साथी जो हमारे ये 15 ग्रेनेडियर से रिटायर हुए थे, ये अब अपने माता पिता की खेती को संभाल रहे हैं। बिशन पाल तंवर जी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूँगा बिशन पाल जी कि आपके जो प्राकृतिक खेती को लेके अनुभव रहे, जो आपको चुनौतियाँ आई, कैसे आपने सामना किया और कब से आपने शुरू किया, उसके बारे में, और आप कैसे जो है लाइफ स्टॉक को इंटीग्रेट किया है, कैसे आपने जीवों को इंटीग्रेट किया है अपनी खेती में, उसके बारे में अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोताओं के साथ। हाँ जी, नमस्कार सबको। सबसे पहले जितने भी आज की सभा में एकत्रित हैं ये इंटरनेट के माध्यम से, तो सबको बहुत बहुत आभार कि आप लोग इस अभियान में जुड़े हैं और कुछ लोग पहले से हैं, कुछ लोग नए होंगे आज। तो ये एक कोई छोटा सा कोई सम्मेलन नहीं है, ये एक इस धरा को, इस प्रकृति को बदलाव की ओर ले जाने का माध्यम है। और हम इस दिशा में अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इस प्रकृति के लिए। इसमें किसान का बहुत बड़ा हिस्सा है। हिस्सा क्या, पूरा ये जो सृष्टि है ये किसान बेस है, मेरी भाषा में मैं कहूँगा। तो आप लोग सुन पा रहे हैं? आवाज मैं थोड़ा सा, मैं अभी यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है तो बीच में कट रहा था, तो शायद। अच्छा, तो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और सबसे नीचा दर्जा नौकरी का दिया गया है, एक स्लोगान है हमारे वेदों में। तो उत्तम खेती का मतलब होता है कि सबसे बड़ा क्रम खेती का होता है। खेती का दर्जा यानी कि किसान का दर्जा विष्णु भगवान के बराबर का माना गया है शास्त्रों में, क्योंकि वो जग को पालनहार का कार्य करता है, यानी कि संसार का भरण पोषण करता है।
अगर वो शुद्ध रूप से जैविक प्राकृतिक खेती करता है तो। आवाज़ बीच में आ रही है या फिर कोई बोलना चाह रहा है तो बोल सकते हैं। किशन पाल जी, आप कितने समय से प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं और आप अपने खेत पे प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं? चलो, हाँ जी, मैं 2016 से तो पूरा जो अपना जैविक नहीं बोल सकता उसको, यानी कि मैंने जहर डालना बंद कर दिया था। और 2018 से मैंने बिल्कुल 2 साल के बाद में बिल्कुल काउ निकलता है। ये बीच में म्यूट कर दो साहब इनको थोड़ा सा। हाँ, तो 18 से बिल्कुल काउ बेस है, यानी कि मेरे को 4 साल हो गया अभी पूरा काउ बेस। और उससे पहले 6 से 7 साल का मेरा पूरा अनुभव है और जहर फ्री खेती कर रहा हूँ। और उसका जो भी उत्पाद निकल रहा है वो लोकल में, और जितना भी मेरे संपर्क है, तो बाकी जो मैं जहर वाली खेती कर रहा था उससे बेहतर रिजल्ट आने लग गए हैं अभी। और उसके माध्यम से जो मेडिसिनल जो वैल्यू आई है इस उत्पाद की, यानी कि मेरी फल और सब्जियां मिक्स क्रॉपिंग कर रहा हूँ मैं, नाज दालें फल सब्जियां, तो उसका जो मेडिसिनल वैल्यू जो निकल के आ रही है। तो मैं रोगियों पे काम कर रहा हूँ, जैसे रोगी है कोई अपना स्किन डिजीज़ का, एलर्जी का, सोरियासिस का, तो उनको मैं लौकी का जूस प्रेफर करता हूँ। और कोई नज़दीक है तो उनको खुद भी पिलाने का प्रयास करता हूँ। तो उनका बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। लगभग 20 से 25 रोगी बीपी के हैं, सोरियासिस के हैं, तो मेडिसिनल वैल्यू बहुत अमेजिंग है, सुपर अमेजिंग है। तो अगर हम भोजन को शुद्ध रूप से उगा के उसका उपयोग कर रहे हैं तो हम मेडिसिनल वैल्यू को, यानी कि डॉक्टर से हम पीछा छुड़ा सकते हैं। आज हर तीसरा बंदा किसी न किसी रोग से ग्रस्त है, तो वो अगर भोजन सही रूप से सही समय पे और शुद्ध रूप भोजन खाना शुरू कर देगा तो वो किसान स्वस्थ रहेगा। आज किसानों को भी हार्ट अटैक आने लगा है क्योंकि वो जहर वाली खेती करते हैं और वो जहर वाला खाना खुद ही खा रहे हैं, फल सब्जियां भी वो केमिकल मार के खुद ही खा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अनर्थ है, इस प्रकृति को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। सभी किसानों से जितने भी बैठे हैं आज उनसे अनुरोध है मेरा हाथ जोड़ के कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और किसानों को तैयार करो, अपने आसपास के लोगों को, किसानों को बताओ, जितनी सराउंडिंग में अपने उगा सकते हो उस सब्जी को उगा के अपने लोकल गाँवों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। आज हर गांव में, शहरों में नहीं है बीमारियां, गाँव में शहरों के बराबर बीमारियां हुई हैं। तो इसको हल्के में मत लो और इस अभियान को जोर शोर से चला के इस धरा को बचाओ, इस धरती को बचाओ। इसको बचाव तभी होगा जब हम लोग जगेंगे और गौ माता का अगर पूरा सानिध्य ले लेंगे हम तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। अगर हमने ये जो कंपनियां आती हैं, ये उसका प्रोडक्ट है, ये उसका प्रोडक्ट है, तो मेरा तो यही कहना है, मैं किसी कंपनी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कंपनियों का प्रयोग करके देखा 2 साल, मुझे अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया, मैंने फुली काउ बेस हो गया हूँ। तो उसका मेडिसिनल वैल्यू इतनी कई गुना बढ़ गई है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी धरती की बढ़ गई है। पौधों का जो पावर है, इम्यूनिटी है, वो बहुत अमेजिंग है। और मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, ऊंची भांडुर गांव है मेरा, डोंगड़ा अटेली रोड के ऊपर। तो आप लोग आके ना देख सकते हो, विजिट कर सकते हो। ये मिक्स फ्रूटिंग है, लगभग 25 से 30 तरह के फ्रूटिंग मैंने लगा रखे हैं। तो उसमें से 5 से 7 फ्रूट शुरू हो गए हैं और सीजन उसी में सब्जियां लगाता हूँ और दालें, अनाज, इस तरह से मिक्स क्रॉपिंग बोल सकते हो। और मेरा मुद्दा ये है कि एक परिवार का जो कुछ अवेलेबल, यानी कि उसको जो चाहिए तो वो वहाँ से मैं दे पाऊँ। इस तरह से अगर एक किसान 10-20 परिवार को सब कुछ दे पाए और 10-20 परिवार को दूसरा किसान दे पाए तो छोटा छोटा अपना एरिया बना लेगा और वो जहर वाली खेती से बच जाएगा, उससे ज़्यादा इनकम कर सकता है। लेकिन शुद्ध भाव से, सात्विक विचार से वो जैविक प्राकृतिक खेती करे गौ माता के सानिध्य में जाके। तो गौ माता के सानिध्य से बेहतर कोई स्कोप नहीं है। गौ माता की सेवा करके ही वो अपना धरती माँ को बचा सकता है, अपनी संतान को बचा सकता है और आने वाले भविष्य में जो
ब्रह्मांड की रचना कर सकता है वो अमेजिंग रहेगी। सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, ओम जय गौ माता, वंदे मातरम। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। दोहराना चाहूँगा तो किशन पाल जी ने कहा कि तो इन्होंने एकदम से शिफ्ट नहीं किया रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती पर। उन्होंने 2 से 3 साल लिए, यही चीज़ इसी पॉइंट से हमने शुरुआत की, थोड़ा समय लगता है। तो इन्होंने 2 साल में अपने पूरे खेत को प्राकृतिक खेती पर शिफ्ट किया। दूसरा, जैसा कि डॉक्टर सूर्यनारायण ने बताया कि मिक्स्ड क्रॉपिंग, उन्होंने क्रॉपिंग सिस्टम ऐसा डेवलप किया कि 10 से 12 परिवार की सभी खाद्य आवश्यकताएँ जो ये अपने खेत के माध्यम से पूरी कर सकें। और जैसा कि उन्होंने कहा कि कृषक को विष्णु भगवान का दर्जा दिया गया है। हमें जब हम कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो हमारे यूनिवर्सिटी के लोगों ने लिखा रहता था कि कृषि ही सर्वश्रेष्ठ आजीविका है, मतलब उससे बेहतर कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, क्योंकि ना आपसे धन उसका सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन आप जो है लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। तो सिर्फ पैसे के भाव से हमें पैसे नहीं उठाना है, हमें इस भाव से हम उसकी थाली में भोजन परोस रहे हैं, शुद्ध भाव से परोस रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और धीरे धीरे हम जो है प्राकृतिक खेती पर आते हैं और बाकी परिवारों की जो है पूरी करते हैं। दूसरा, राजकुमार यादव जी ने भी कहा कि उनको कुछ दिक्कतें आई और इंटरनेट पर जितना ज्ञान है उसमें कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाती है। तो नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती में जो बेसिक है तो आपके मूल रूप सिद्धांत यही है जो अभी डॉक्टर सूर्यनारायण ने शेयर की, मैंने आपसे शेयर किया। आप उसमें इतना लचीला कर लें कि आप अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस डेवलप कर सकें। और जैसे जैसे आपको समस्याएं हैं, जैसे जैसे आपके नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र है या प्रगतिशील किसान हैं, उनके फॉर्म को विस्तृत करें, उनसे संपर्क बनाएँ और उनके मार्गदर्शन में अपनी चुनौतियों का समाधान करें। और दूसरा, एक बात जो मेरे बोर्ड मेंबर डॉक्टर सूर्यनारायण ने कहा कि सोशल मीडिया की पावर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज और रेवाड़ी, बागौर, ये सब एनसीआर के आसपास के क्षेत्र में बातें हैं, जैसे कि शिवपाल गलती बोलते हैं कि सोरियासिस जो स्किन की डिजीज़ है उसमें इतनी हज़ारों की, अगर आपको बीमारियों की ऐसा मिलती है जानते हो इतने हज़ारों की मेडिसिन मिल जाती है। लेकिन जहाँ उन्होंने प्राकृतिक खेती से उगाया हुआ खाना शुरू किया, काफ़ी लोगों को इससे बहुत बहुत फायदा हुआ। तो खाद्य मतलब फूड इज द मेडिसिन, आपका खाना ही आपकी दवाई है। अगर आप प्राकृतिक खेती से आप भोजन उगा रहे हैं तो वो दवाई है, ना सिर्फ सोरियासिस बल्कि आपकी अपच, आपका बीपी, सारी तो आपका फूड इज द बेसिक मेडिसिन। तो आप मार्केटिंग पर और अपने साथ वाले किसानों को फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जरूर बना के उसमें बहुत सारी हमारी सब्सिडीज भी दी जा रही हैं। तो उन सब चीज़ों का यूज़ करें, बिकॉज बदलते समय में हमें बदलते तरीके से खेती करनी है। तो अपने विवेक के साथ जो है हमें नई तकनीकी को अपनानी है। डॉक्टर सुनीला बहुत जी, बहुत सही जो मुद्दे हैं वो डॉक्टर अमन ने बड़े अच्छे से समझाए। अब आज यहाँ पर उपस्थित डीडीए नारनौल के रिप्रेजेंटेटिव्स और जितने भी हमारे किसान भाई यहाँ पे जुड़े हैं, जिन जो ग्राम प्रधान जुड़े हैं और जिन लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे हमारे साथ शेयर किए, रेडियो अरावली ऑफिशियल जो इस प्रोग्राम को यूट्यूब पर लाइव प्रसारित कर रहा है, और बाकी जितने भी लोगों ने आज के प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग किया, उन सभी का हम हमेटी की तरफ से धन्यवाद करते हैं और मैनेज की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ में हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे हम पूर्ण विराम देंगे। आप सभी ने इतना सहयोग दिया इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कुछ किसी को भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं एक छोटे से जैसा कि डॉक्टर पालेकर का जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत जानकारी उपलब्ध है। मैं किसी पर्टिकुलर चैनल को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट होता क्या है कि कई बार यूट्यूब के नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का इतना भंडार है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम जो बिल्कुल रिकमेंडेड जानकारी है, जो हमारे कृषि विज्ञान के रिकमेंडेड जानकारी है, उसका प्रयोग करें। एक हम रेयर एसेट से, मतलब बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ से आप अगर वीडियो में चला सकूँ, just see, otherwise we have a speaking code यहीं पर।
अमन सर, आप कुछ और कहना चाहते हैं या मीटिंग ओवर करेंगे हम? मैम, अगर मैं बस एक वीडियो चलाना की कोशिश कर रहा था वो, बट मेरे को लग नहीं पा रहा कि टेक्निकली फिजिबल होगा। हालांकि मैंने लिंक सभी को दे दिया है प्रेजेंटेशन में। अपना प्रेजेंटेशन में रेडियो और आपकी ऑफिशियल ने रिक्वेस्ट किया था उनके साथ में शेयर करने में। बाकी किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं यहाँ चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। इसके साथ में ही हम आज की प्रेजेंटेशन को काम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे साथ जुड़े। मेरे को ट्रेनर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें चीफ का, मैनेज का बहुत बहुत धन्यवाद ये मंच प्रोवाइड करने के लिए और सभी से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। मेरा नंबर 9596743380 है। मैं चैट बॉक्स में यहाँ पर लिख देता हूँ सभी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर दिया है तो आप इसके पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ जो आप लोगों ने दी और हमने ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और फ्यूचर में भी अगर इस प्रकार का कोई प्रोग्राम हो तो आप लिंक प्रोवाइड कर दीजिएगा। जी बहुत धन्यवाद रेडियो और आपने ऑफिशियल सभी किसान भाइयों का नमस्कार। सभी साथियों को इस मंच पर जुड़े हुए हमारे साथ उनका नमस्कार। भविष्य के लिए शुभकामनाएं।